हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारी कई सारी सब सीरीज आ चुकी हैं। उसी दिशा में हमारी इंडियन पॉलिटी 2.0 सीरीज है। इसमें भी हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका है, अर्थात इसका पार्ट 1 आ गया है। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर हैं और साथ ही इंडियन प्रियम्बल के बारे में क्या क्या या किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वो चैप्टर काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज ये हमारा डे 2 है। अपने डे 2 में आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा संघ एवं उसका क्षेत्र है, दूसरा हमारा टॉपिक नागरिकता है और तीसरा हमारा टॉपिक मूल अधिकार है। उम्मीद है आपको एक क्लास काफ़ी पसंद आएगी, बल्कि यूपीएससी के प्रीलिम में आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी 2.0 लेट्स क्रैक सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको इंडियन पॉलिटी 2.0 सीरीज के डे 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए थे। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम आपको बस थोड़ा सा क्विक एंड फास्ट रिवाइज कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट, नागरिकता और संघ एवं उसका क्षेत्र। क्यों हमने क्रम नीचे से क्यों शुरू किया, आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो आपके फंडामेंटल राइट से आएंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका नागरिकता से आएगा और इसमें वो भी 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, संघ एवं क्षेत्र का जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो वास्तव में यहाँ पे ना आके आपके संसद वाले टॉपिक में आएगा। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और अगर आपसे प्रश्न पूछा भी जाए तो आप उसे काफ़ी सहज तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। डे 2 की डे 1 आ चुका है। आप में से अधिकांश बच्चों ने उस डे 1 को देखा होगा। ठीक है, तो डे 1 में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था। डे 1 में हमने आपको बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, चाहे उसमें नम्यता व अनम्यता की बात हो, अर्थात संविधान के संशोधन की सरल व कठिन प्रोसेस की बात हो, एकात्मक या संघीय संविधान के लक्षण की बात हो। संघी की अगर हम बात करें तो 2 सरकारें, लिखित संविधान, संविधान सर्वोच्च और संविधान सर्वोच्चता के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और हमने बताया था द्विसदनीयता। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब हमने आपको बताया था, और एक यहाँ पे फीचर और है संविधान का कठोर होना। ठीक है, कठोर वर्ड में अगर आपको यहाँ पे दे दे अनम्य तो अनम्य ही होगा। ठीक है, उसका मतलब भी कठोरता होता है। एकात्मक की अगर हम बात करें तो एकल नागरिकता की बात होती है, और साथ ही यहाँ पे केंद्र में आपातकाल का प्रोविजन होता है और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाती है। और भी बहुत सारे फीचर हैं, वो आपको सारे याद रखने हैं। बस हम आपको रिवाइज करा रहे क्विक एंड फास्ट ताकि आपको चीज़ें पता रहें। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन हो चुका है और अभी तक केवल एक बार उसमें संशोधन हुआ है। प्रस्तावना लेकिन विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उम्मीद है आपको इतने इंपॉर्टेंट तथ्य पता होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने एमसीक्यू पार्ट 1 के नहीं सॉल्व किए हैं वो टेलीग्राम पे जाके सॉल्व करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि आप इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक परचेज कर लें, और जो मैं यहाँ पे लाइन बताता जाता हूँ, जो यहाँ चैप्टर आपको लिखता जाता हूँ, उन चैप्टर को आप हाईलाइट करते जाएँ। जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो उसको वहीं पर लिख लें या एक अपना सिनॉप्सिस टाइप का नोट्स बना लें। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग जो 1 है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट में केवल इतना ही है कि इसमें जो बताया गया है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, वो ये कि इंडिया आखिरकार क्या है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे जो ये वर्ड है यूनियन, वास्तव में इसी पे आपसे कई बार इसने क्वेश्चन पूछा है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो यूनियन है, क्या वास्तव में ये यूनियन में शामिल होने वाले जो स्टेट हैं वो अपने आप को अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में जो राज्य हैं क्या वो राज्य किसी सहमत का परिणाम है? तो नहीं, भारत में जो राज्य हैं वो किसी सहमत का परिणाम नहीं है। ठीक है, जबकि वो सबके सब एक साथ मिक्स हैं। इसीलिए आप हमेशा देखना इंडिया को कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नाम नहीं दिया गया, क्योंकि इंडिया में यूनाइटेशन की कोई ऐसी पावर नहीं है कि सभी स्टेट अपने आप को सेपरेट कर लें या अलग कर लें।
इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए, आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ है, इससे क्या आशय है, तो आप बता देंगे कि साहब जो राज्य हैं वो किसी सहमत का परिणाम नहीं है। ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और उसका ऑप्शन जो 4 था वही उसमें सही था। क्लियर। इसके बाद प्रश्न आता है कि जब हम भारत क्षेत्र की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि इंडिया राज्यों का संघ है, तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं या कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो इसको इसी आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है कि भारतीय जो क्षेत्र हैं उसमें 3 शामिल हैं। एक तो जो राज्य हैं वो शामिल हैं, संघ के जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं, और जिन्हें भारत भविष्य में कभी अधिग्रहित कर सकता है वो भी शामिल हैं। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन से क्षेत्र शामिल नहीं हैं, तो आप बता देना कि साहब ये तीनों के तीनों क्षेत्र शामिल हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आना चाहिए, वो क्या? वो प्रश्न ये आना चाहिए, क्या वास्तव में भारत ने क्षेत्रों को कभी अधिग्रहित किया है? तो बिल्कुल साहब, जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो इसके बाद हमने कई सारे क्षेत्रों को अधिग्रहित किया जो विदेशी क्षेत्रों में कब्जे में थे। जैसे हमने किसको, पांडिचेरी या कहें पुडुचेरी, हमने दादर एवं नागर हवेली इसको अधिग्रहित किया, हमने सिक्किम को अपने में मिलाया। तो ये कई सारे क्षेत्र थे जिनको हमने मिलाया। क्लियर। आपसे अगर सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछे कि अभी तक भारत ने किसी भी क्षेत्र को अपने में अधिग्रहित नहीं किया है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एक बात जिसको लेकर पार्ट 1 में आप में से अधिकांश बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं हैं बल्कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि आप ही सही हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, किसी भी स्टेट को या किसी भी यूटीज को तब तक हम पूरी तरह से नहीं कहते हैं कि उसका विलय कर दिया गया है जब तक वहां पे परिसीमन नहीं हो जाता। ठीक है, बट वो घटना जो थी वो 2020 की थी, उसमें दादर एवं नागर हवेली को और दमन दीव को एक साथ मिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। क्लियर। तो इतनी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि परसीमन मेन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी आप जम्मू कश्मीर के बारे में सुन रहे होंगे, तो उसके परसीमन को लेकर ही तो विवाद चल रहा है कि उसका परसीमन हमें जल्द से जल्द कराना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमने आपको अनुसूचियाँ बता दी थी कि 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 6ठी किससे संबंधित है। एक बार फिर से बता देते हैं कि 5वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की बात की जाती है। जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के प्रशासन की बात की जाती है। अब आपसे क्वेश्चन में भी हो सकता है थोड़ा डेप्थ में पूछते कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से किन किन क्षेत्रीय राज्यों का प्रशासन वर्णित है, तो पता होने चाहिए कि असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। चलिए, बात आती है कि भारत के क्षेत्र का क्या मतलब है। भारत के क्षेत्र का मतलब वही मैंने आपको बताया था कि जिनको भविष्य में कभी अधिग्रहित किया जा सकता है या जो अभी भारत जैसी टेरिटरी में शामिल हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो बाकी हमें यहाँ पे किसी भी तरीके की याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत ने निम्न में से किन किन क्षेत्रों को अधिग्रहित किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि साहब दादर और नागर हवेली को किया था, गोवा को किया था, दमन एवं दीव को किया था, पुडुचेरी को किया था और सिक्किम को किया था। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि दादर एवं नागर हवेली, गोवा और दमन दीव और पुडुचेरी इन क्षेत्रों में किनका किनका शासन था। 2 हम आपको नाम बता देते हैं, फ्रांसीसियों का कहाँ पर था और आपका पुर्तगालियों का कहाँ पे था। कमेंट बॉक्स में इन दोनों को बताइए कि पुर्तगाली किन किन क्षेत्रों में शासन करते थे और फ्रांसीसी किन किन क्षेत्रों में शासन करते थे। यहाँ पे 2 बातें और बता दें, कुछ बच्चे ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि इसकी पूरी की पूरी डिटेल बता देते हैं। वो बहुत अच्छा काम है। इससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि सर ज़्यादा बता देने से आप डांटने वाले थे क्या, बिल्कुल भी नहीं। हमें देखिए, हमारा उद्देश्य है आपको बेस्ट से सुपर बेस्ट बनाना। ठीक है, और आपके अंदर जो छिपे हुए नॉलेज है उसको बाहर निकालना। क्लियर। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए,
फिर बात आती है आर्टिकल 2 में किस चीज की, आर्टिकल देखो आपको याद नहीं करने हैं, आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, लेकिन हमने आपसे क्या कहा है कि आपको आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 का तक पता होना चाहिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। आर्टिकल 1 आप समझ लिए कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, आर्टिकल 2 की जो बात है ना काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि आर्टिकल 2 में क्या कहा है, तो आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि संसद को ये शक्ति है, इस वर्ड को यहाँ पे रिंग कर लो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसको पावर है कि ऐसे निर्बंध और शर्त लागू करे जो नए राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना से संबंधित हो, अर्थात किसी भी नए राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना करने की जो पावर है किसके पास है, तो ये संसद के पास है। संसद को ये राइट है कि कौन से राज्य को हम भारत के संघ में शामिल करें और किनको ना करें, साथ ही कौन कौन से नए राज्यों का हम गठन करें। आपको लग रहा होगा सर क्या जिंदगी में कभी नए राज्य बने हैं, तो बिल्कुल साहब, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो हमारे पास 14 स्टेट थे, ठीक है, बट 1956 का जो अमेंडमेंट आया भाषाई राज्यों का गठन, पुनर्गठन जिसको बोलते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ स्टेट बढ़ने लगे। अभी हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे, कौन सा स्टेट किस तरीके से बना इसको भी बताएंगे। मे भी क्वेश्चन आपसे क्रम लगाने को पूछ ले तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये दो बातें आपको पता हो कि संसद के पास दो शक्तियां हैं, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। इतनी बातें समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें समझ गए तब प्रश्न उठता है कि इसके आगे क्या। इसके आगे ये कि आर्टिकल जो 3 है, अनुच्छेद जो 3 है, उसमें कहा गया है भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करना। इसका क्या मतलब होता है पुनर्सीमन की व्यवस्था करना? इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट बना, ठीक है, उस स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि जो वहां पे परिसीमन है, या एक तरीके से सामान्य शब्दों में अगर मैं परिसीमन को कहूं तो ये कि कौन सा विधायक कितने क्षेत्र से चुनकर आएगा, इस बात को वहां पे नोटिफाई करना। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से हमने आर्टिकल 370 को रिवोक तो कर लिया, बट अभी हमने वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप नहीं किया कि जो चुनाव का जो क्षेत्र होगा एक विधायक के लिए, एक एमएलए के लिए, एक एमपी के लिए किस तरीके का होगा, तो उसी को कहते हैं पुनर्सीमन करना, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जब बांग्लादेश से अपना समझौता किया अभी हाल ही में, तो बांग्लादेश से जो समझौता हुआ उसमें हमने क्या किया था कि पश्चिम बंगाल की कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दे दी और बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी पश्चिम बंगाल में मिला दी। तो उसी चीज की यहाँ पे बात है, ठीक है। बात आती है आर्टिकल 3 की, मतलब वही पुनर्सीमन की। काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 3 का क्या मतलब है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो केंद्र है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, या कहें जो संसद है उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट ये है कि वो किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके उसको 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी भी अन्य राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस लाइन को समझिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र लेके एक नया राज्य बना दिया जा सकता है। ये किसके पास पावर होगी? संसद के पास। या फिर जो उत्तर प्रदेश है और जो मध्य प्रदेश है इनको आपस में मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया जा सकता है, ठीक है। ये पावर किसके पास है? ये पावर है संसद के पास। इतनी बातें समझ गए कि संसद क्या कर सकती है, किसी भी राज्य क्षेत्र को छोटा कर सकती है, उसे बड़ा कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, उसे घटा सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस लाइन पे याद रखना, आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछेगा। आपको लग रहा होगा क्यों सर पूछेगा? इसलिए पूछेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2018 में एक विवाद उभर कर आया। पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान सीएम हैं, हालांकि उस समय भी वो सीएम ही थी, ममता बनर्जी जी, इन्होंने क्या आरोप लगाया
लाजमी सी बात है, आरोप लगना भी लाजमी है, वो ये कि जब हमारी इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होती है, अंतर्राज्यीय परिषद की मीटिंग होती है, तो उसमें हर एक स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मान लीजिए जो सीएम कैंडिडेट्स होते हैं, उन सबको बोलने का अवसर मिलता है। तो उसमें एक नियम होता है ये कि जिस स्टेट का अल्फाबेटिक नंबर सबसे आगे होता है उसी को ही बोलने दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसको पहले बोलने दिया जाएगा, ठीक है। बिहार हो गया, इसको इसके बाद बोलने दिया जाएगा, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे लास्ट में बोलने दिया जाएगा। हरियाणा हो गया, बीच में बोलने दिया जाएगा, है ना। तो ये न्यूमेरिक नंबर, अल्फाबेटिक नंबर से आते हैं, ठीक है। तो आप बताइए पश्चिम बंगाल का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल, तो डब्ल्यू से आया, तो इनका नाम सबसे लास्ट में होता है। डब्ल्यू के बाद एक्स नाम से हमारे यहाँ कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। वाई नाम से हमारे यहाँ कोई स्टेट नहीं है, और जेड से तो है ही नहीं। तो इनका सबसे लास्ट में जब नंबर आता है तो कई बार क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर की वो मीटिंग खत्म हो जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल के हेड कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के पीएम। ये बात यहीं पे लिख लिया करो ताकि आपको ये चीज़ें आगे जब पढ़ोगे इंटर स्टेट काउंसिल तो फिर से आपको रिकॉल और रिवाइज हो जाए। क्लियर? तो ये बातें आप समझ गए। तो हुआ यही कि वेस्ट बंगाल ये नाम बदलना चाह रहे हैं, तो इन्होंने इनसे पूछा कि आप क्या नाम रखोगी, तो इन्होंने कहा हम अपने राज्य का नाम रखेंगे बांग्ला। अब बांग्ला रखेंगे तो बिहार के नज़दीक आ जाएंगे, वैसे भी नज़दीक हैं बिहार के, ठीक है। तो बांग्ला नाम ये रखना चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन रखेगा इसका नाम? तो इसका नाम रखेगी संसद, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाम बदलने की पावर किसके पास है? संसद के पास। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 में। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अध्यादेश क्या है आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। जब अध्यादेश हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि अध्यादेश क्या होता है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको समय के हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम उनको पहले पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में उथल पुथल कर देती हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता। जब हम अध्यादेश को पढ़ेंगे तो इतना डेप्थ में पढ़ेंगे कि उसके बाद अध्यादेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें जब क्लियर हो गई तब बात आती है कि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर संसद किसी भी नए राज्य का निर्माण करती है, उसका गठन करती है, उसके किसी भाग को किसी क्षेत्र में मिलाती है या उसे हटाती है, और अगर वो किसी स्टेट से कोई डिमांड करती है, उससे कोई सजेशन लेती है, तो राज्य विधानमंडल की उस बात को संसद माने या ना माने ये उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि राज्य विधानमंडल ने सुझाव दिया और संसद को वो सुझाव मानना अनिवार्य है। संसद उस सुझाव को नहीं मान सकती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर? एक बात आपको यहाँ पे और बताएं, वो क्या कि भारत में जो संसद है, जो संविधान है, संसद को वो नए राज्य बनाती है, उसमें परिवर्तन करती है, उसमें नाम बदलती है, और ये अगर वो काम करना चाह रही है तो जरूरी नहीं है कि वो राज्यों की परमिशन ले। बिना राज्यों की अनुमति के भी वो नाम बदल सकती है, सीमा बदल सकती है और उसमें चेंजेस ला सकती है। आपको लगेगा सर ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, इतनी भी क्या गुस्ताखी कर दी किसी राज्य ने? तो बात यही है, जब 100वां संविधान संशोधन हुआ बांग्लादेश के साथ में, तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी साहिबा हैं, इन्होंने विरोध किया था और बांग्ला अस्मिता की बात की थी कि आप जो हमारे यहाँ के क्षेत्र हैं उन्हें मत दीजिए। समझ रहे? तो ये इसीलिए था कि कोई भी अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना है, कोई भी हमें फॉरेन या अपने नेबर कंट्री से कोई रिलेशन करना है, तो उसके लिए हमें स्टेट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन सामान्य तौर पर पूछा जा सकता है कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, और पूछा भी गया है, नए राज्यों की गठन कर सकती है। नंबर 1 उस राज्य की सहमत से, नंबर 2 बिना राज्य की सहमत से, नंबर 3 राज्य विधानमंडल के 3/4 बहुमत से, नंबर 4 राज्य विधानमंडल के सभी जो विधायक हैं उनकी परमिशन से। आप कहोगे नहीं भाई किसी से कुछ परमिशन नहीं लेना है, मोदी है तो मुमकिन है।
ठीक है, इतनी बातें समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है जो मैंने हालांकि आपको शुरू में बता दिया है, कई बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता होगा। वो क्या है कि भारत जो है वो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि भारत का जो संघ है, ठीक है, वो संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता। ध्यान देना, संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन जो स्टेट हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी दमन और दीव की ही बात ले लें, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली की बात कर लें। अब इन दो यूटीज को आपस में मिला दिया गया तो क्या हो गया? एक बचा ना। क्या केंद्र को हटाया गया? क्या नहीं हटाया गया। मतलब हम स्टेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्टेट का विलय और स्टेट का विभाजन कर सकते हैं, उनमें मतभेद या मतभेद कह रहा हूं, उनमें एक तरीके के सीमांकन कर सकते हैं, बट संघ में ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत जो है वो विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है या विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। बट अमेरिका जो है वो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको पता होना चाहिए कि 1776 का जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आप पढ़ते हैं और 1781 में अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है कि जो 13 जो उस समय के स्टेट्स थे वो आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम कभी भी अपने यूनियन से अलग नहीं होने देंगे, मतलब यूनियन का कभी विभाजन नहीं करेंगे। समझना है, यहाँ पे यूनियन का कभी विभाजन नहीं करेंगे, जो संघ है उसको कभी विघटित नहीं करेंगे। इसीलिए उसको कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स का अमेरिका है, यूनाइट है, ठीक है, सारे के सारे 13 स्टेट्स एक साथ यूनाइट हुए। लेकिन आपको पता है कि ये 1781 का टाइम पीरियड था जब अमेरिकी जो उपनिवेश था वो पूरी तरीके से वेस्टर्न पर सेंट्रिक था और अब ईस्टर्न पार्ट पर सेंट्रिक था और वेस्टर्न पोर्शन अभी बचा हुआ था। जैसे जैसे वेस्टर्न पोर्शन की ओर ये लोग बढ़ने लगे तब इनमें स्टेट्स में बढ़ोतरी होने लगी और आज वर्तमान में 50 यूटीज हैं यहाँ पे, 50 स्टेट्स हैं यहाँ पे। वो जो 50 स्टेट्स हैं उन 50 स्टेट्स की खास बात यह है कि आप उन 50 स्टेट्स को 51 नहीं बना सकते, आप उन स्टेट्स को 40 नहीं कर सकते, वो 50 के 50 ही रहेंगे हमेशा। यानी कि हम अमेरिकन स्टेट्स को समाप्त नहीं कर सकते, पेंसिल्वेनिया को समाप्त नहीं कर सकते, न्यूयॉर्क को समाप्त नहीं कर सकते, हैम्पटन को समाप्त नहीं कर सकते, न्यू जर्सी को समाप्त नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे और ना ही वो कभी संघ को समाप्त कर सकते। क्लियर? इतनी बातें ना समझ में आए वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इस चीज को समझने का प्रयत्न करें। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलिए, जब इतनी बातें क्लियर हो गई फिर हमारा आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो नए राज्यों का प्रवेश और गठन है और जो नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र और नामों में जो परिवर्तन की बात है उसे हम आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, उसे हम सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए संशोधित करेंगे। आपको लग रहा होगा सर इसका क्या मतलब? आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है साधारण बहुमत से, साधारण विशेष बहुमत से, विशेष प्लस आधे राज्यों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएंगे साहब साधारण से, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन किया जा सकता है, या और अगर यूपीएससी के अंदर डेप्थ की नॉलेज हुई तो आपसे क्या कहेगा, हाल ही में भारत सरकार ने 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से बांग्लादेश को कई सारे क्षेत्र दिए हैं, इस संदर्भ में उसने किस विधायी प्रक्रिया को अपनाया? नंबर 1 संविधान संशोधन साधारण विधेयक, नंबर 2 विशेष विधेयक, ठीक है, नंबर 3 विशेष प्लस आधे राज्य और नंबर 4, ठीक है। ये जब बात आती है यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, ये जब बात आती है तो इसमें किस अमेंडमेंट को अपनाया गया इसको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी को क्षेत्र दे रहे हैं, समझना, यहाँ पे हम किसी को क्षेत्र दे रहे हैं और जब हम किसी को क्षेत्र सौंपते हैं तो वास्तव में वो साधारण विधेयक के अंतर्गत किस तरीके से आता है इसको समझना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही किया जा सकता है।
जैसे कि आपको पता है कि 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने कुछ क्षेत्र, जिसको बेरूबाड़ी का क्षेत्र बोलते हैं, उसको हमने पाकिस्तान को दिया था, ठीक है। साथ ही 1969 में एक व्यवस्था की, भारत और अन्य देश के बीच अगर सीमा निर्धारण विवाद हल करना है तो संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। इस लाइन में दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझिए। देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं कि बांग्लादेश की जो टेरिटरी की बात थी, ठीक है, तो ये क्या था, सीमा विवाद था। लेकिन इस सीमा विवाद का मतलब क्या था कि हमने क्षेत्र सौंपे, और अगर हमने इसमें क्षेत्र सौंपा है तो वो किससे होगा, आर्टिकल 368 से। और अगर हमने केवल सीमा का निर्धारण किया, जैसे भारत और पाकिस्तान LOC का निर्धारण करें, ठीक है, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि संविधान संशोधन करना है। लेकिन जब हम सीमा की बात करते हैं, जब हम अपने क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हम उसमें आर्टिकल 368 का उपयोग करेंगे और 100 अमेंडमेंट की बात करेंगे। इसीलिए 100वां संविधान संशोधन आया। इसमें क्या हुआ कि भारत द्वारा कुछ भाग, भूभाग का अधिग्रहण किया जाए और जबकि कुछ भाग बांग्लादेश को स्थानांतरित किया जाए। तो ये किस विधायी प्रक्रिया का परिणाम है, ये एक तरीके के 368 का परिणाम है, विशेष बहुमत का परिणाम है। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए, तब बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की। वो क्या कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के उद्भव की बात, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के उद्भव का क्या मतलब है, वहाँ पे मैंने एक लाइन आपको और बतानी थी। वो ये कि जो मैंने आपको बताया ना कि सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, और आपका राज्यों का निर्माण, राज्यों का गठन, वहाँ पे एक लाइन और आप लिख लेना। हालांकि आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि राज्यों का जो नाम है ना, उसका नाम का जो परिवर्तन होगा वो किससे होगा, साधारण बहुमत से, ठीक है। आपको अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे संविधान संशोधन, इसी के बाद हमारा होगा खासतौर पर फंडामेंटल ड्यूटी के बाद, तो संविधान संशोधन में हम आपको साधारण बहुमत से क्या क्या होता है, विशेष बहुमत से क्या क्या होता है, और विशेष प्लस आधे राज्यों के समर्थन से क्या होता है, वो लिस्ट आपको बताएंगे। वही लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें ही आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आपके किसी काम के नहीं है, ये सबके सब ऑप्शनल वालों के लिए है, ठीक है। आपको बस इतना पता हो कि हाँ 100वां जो संविधान संशोधन है वो विशेष राज्यों के, विशेष बहुमत या कहें 368 का परिणाम है, उसी के अंतर्गत ये आया था। क्लियर? तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। बात आती है केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों के उद्भव की। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे मुल्क में लगभग 1947 के समय 562 देसी रियासतें थी। यहाँ पे थोड़ा संभालने, आपको सुधारने की कोशिश करूँगा। कई सारी बुकलेट हैं जिसमें 562 हैं, कई सारी बुकलेट हैं जिसमें 552 हैं, कई सारी जो बुकलेट हैं जिसमें 572 है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक माना जाता है वो 562 को ही माना जाता है, ठीक है। बट कई बार लोग 552 कह देते हैं, तो आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 552 है कि 562 है, तो इस विवाद में मत पड़िए। आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता, आपको अगर 552 याद रखना है तो उसे ही याद रखिए। लेकिन नॉर्मली जो रिसर्च की बुक हैं उनमें आपको 562 ही मिलेगा। और जैसे कि आप में से जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री सीरीज देखी होगी, उसमें 562 ही आपको मिलेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, उस पर हम विवाद नहीं पढ़ते हैं। तो आपको जो मानना हो वो मानना, आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो यही कि 552 जो देसी रियासतें थीं उनमें 549 तो शामिल हो गई, बट 3 ऐसी देसी रियासतें थीं जिन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। इसकी क्या कहानी है वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस जब पढ़ाएंगे आपको मेंस में, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे। बट यहाँ हम आपको इतना बता दें कि ये जो 3 रियासतें थीं, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जूनागढ़ जा से है तो जनमत संग्रह से इसे शामिल किया गया, कश्मीर में कार्यवाही हुई थी, या कहें कि कश्मीर को हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत शामिल किया था, विलय पत्र के माध्यम से राजा हरि सिंह वहां के थे, और हैदराबाद को हमने पुलिस कार्यवाही के अंतर्गत शामिल किया था जो वहां का निजाम था, ठीक है। तो ये आपको बस रजाकार जो वहाँ के सेना होती थी, ठीक है, उस माध्यम से हमने इसे किया था। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप हमें इनका प्रोसेस बताइए, बट आपसे ये जरूर हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सी देसी रियासतें आज़ादी के बाद भारत में विलय नहीं कर पाई थी, या विलय नहीं किया था, विलय करने से इनकार कर दिया था।
तो आप बता देंगे कि साहब हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किस देशी रियासत को जनमत संग्रह के अंतर्गत शामिल किया गया। आजकल यूपीएससी बड़े छोटे और बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछती है, तो आप बता देना जूनागढ़ देशी रियासत को, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि 1929 में, सॉरी इससे एक वर्ष पहले 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट आपको पता है कि जिसमें ये कहा गया था कि भारत के जो लोग हैं वो अपना संविधान नहीं बना सकते, ठीक है। तो भारत के लोग अपना संविधान नहीं बना सकते, इस बात को लेकर मोतीलाल नेहरू बड़े व्यथित हुए और दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अगर ये कहा है तो हम आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे और हम खुद से अपना संविधान बनाकर दिखाएंगे जिसमें भारत के सभी पक्ष शामिल होंगे और उसकी बात को मानेंगे। बट वही बात है कि मुस्लिम लीग ने इस बात को ठुकरा दिया था 1928 की रिपोर्ट को। क्यों ठुकराया था उसका एक बस मेजर कारण बताऊंगा यहाँ पे, बाकी उसे मैं मॉडर्न इंडिया में कवर कराऊंगा। वो ये कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार दास की अध्यक्षता में, उसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट 1928 की पब्लिश हुई तो उसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया था। इसमें एक बात जो थी उसको जरूर अपनाया गया था, वो क्या कि भारत में जब हमारा मुल्क आजाद होगा, जब इस मुल्क की नई तामीर लिखी जाएगी तो इसमें जिन राज्यों का गठन होगा उनका भाषा के आधार पे होगा। मान लीजिए किसी की भाषा तमिल है तो उसे तमिल स्टेट बनाएंगे, कन्नड़ है तो उसका कन्नड़ बनाएंगे, तेलुगु तेलुगु स्टेट होगा, मलयालम मलयालम होगा, हिंदी भाषी होगा, ठीक है, उड़िया उड़ीसा होगा, जितने भी स्टेट हैं, गुजराती गुजराती होगा, महाराष्ट्र का मराठी होगा। लैंग्वेज के आधार पर हम स्टेट का डिवाइड करेंगे। और जो कांग्रेस की उस समय जितनी भी प्रांतीय समितियां होती थीं उनका भी गठन भाषाई आधार पर ही हुआ था। तो ये उम्मीद बन गई थी कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। बट जब देश का विभाजन हुआ और जब देश के विभाजन का आधार धार्मिक बना तो देश के उस समय के युग निर्माताओं को यह लगा कि अभी तो हमारा देश धर्म के आधार पर विभाजित हो गया कि हिंदू जो राज्य है वो भारत है और मुस्लिम जो राज्य है वो पाकिस्तान है। समझना इस स्टोरी को, क्योंकि बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और नॉर्मल बुक में आपको नहीं मिलेगा। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं, काफी बेहतरीन बुकों में लिखा है, चाहे वो रामचंद्र गुहा की बुक हो या फिर आप लॉरी लॉपियंस की फ्रीडम एट मिडनाइट की बुक हो या कई सारी डॉक्यूमेंट्री हो, तो उसमें ये बातें लिखी हैं कि भारत जब इस चीज को देखा कि भारत का अब धार्मिक विभाजन हो गया है और अब आजादी के बाद तुरंत ही हम भाषाई विभाजन कर दें तो पूरा देश एक तरीके से टुकड़ों में टूट जाएगा। और एक और बात कि जो भारतीयों को लगा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हमें 1947 में जब आजादी मिलेगी तो सभी देशी रियासतें अपने आप शामिल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम तुरंत भाषाई राज्यों का गठन कर देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब और उस समय के कई सारे मेनन साहब, इन लोगों ने क्या किया कि भाई अभी हम कुछ समय के लिए भाषाई राज्यों की मांग को ठुकरा देते हैं और जब देश में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी तब हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो एक गांधीवादी व्यक्तित्व पोट्टी श्री रामालू जो कि आंध्र प्रदेश के थे, वो अनशन पर बैठ गए और अनशन पर जब बैठ गए तो उस अनशन से सरकार डगमगाने लगी। तो सरकार ने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ समितियों और आयोगों का गठन किया। किस लिए गठन किया कि आप हमें ये बताएं कि सच में क्या भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है या अनुचित है। तो उस समिति और उस आयोग में जो पहला आयोग था वो धर आयोग था। धर आयोग वास्तव में एसके धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1948 में। और इसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसने ये बताया कि साहब आप किसी भी स्टेट का गठन भाषा के आधार पर मत करें। इस लाइन को ध्यान देना, भाषा के आधार पर मत करें बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करें। कि हम आंध्र प्रदेश में तमिल का कुछ हिस्सा,
कन्नड़ का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा मिक्स करके गठन करेंगे ताकि प्रशासन मजबूत रहे। समझ गए? अगर आपको लाइन दे दे कि एस के धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की बात नहीं की, ये बात याद रखना। आगे हम आपको बताएंगे जब फजल अली आयोग का गठन हुआ तो उसने भी एक कंडीशन थोपी थी, तो इस लाइन को याद रखना कि एस के धर आयोग ने भाषा की बात न करके प्रशासनिक सुविधा को तरजीह दी। अब एक बात बताइए, जब भाषा की बात आप नहीं करेंगे, प्रशासन की बात करेंगे, तो क्या पोट्टी श्रीरामुलु खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। उनका आंदोलन बढ़ने लगा और 56 दिनों की जब भूख हड़ताल पीक पर पहुंच गई तो उनकी मौत हो गई। समझना, ये बात की बात है। लेकिन जब आंदोलन बढ़ने लगा इस रिपोर्ट के बाद, धर आयोग के बाद, तो भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने सोचा कि क्यों ना एक बार हम भी इस पर विचार करें। तो इन्होंने एक समिति का गठन किया जिस समिति का नाम था जेवीपी समिति। ध्यान देना यहाँ पे, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति ने यह डिसाइड किया कि हम देखते हैं कि क्या आधार होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि देखो, भाषाई आधार के गठन को हम पूरी तरीके से नहीं समाप्त कर सकते, इस पर हम सोचेंगे। यानी कि ना तो मना किया और ना ही ये कहा कि हम दे देंगे। औपचारिक रूप से अस्वीकार किया था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा हो। इस जेवीपी समिति में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन शामिल था, तो पता होना चाहिए। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से कौन, वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जेवीपी समिति आपको याद हो गई, समझ गए। एक समिति और है, ठीक है, आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हमने आपको बताई क्या, जेवीपी समिति। एक समिति और है, उस समिति का आप जिक्र करिएगा कि पंचायतों के गठन से संबंधित एक ऐसी ही सिमिलर समिति है, ठीक है। नाम हम आपको नहीं बताएंगे, जैसे आप पढ़ते हैं ना पंचायतों के गठन से संबंधित बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ठीक है, सिंह, LM सिंघवी समिति, उसी तरीके से एक समिति और है जिसका नाम जेवीपी से ही मिलता जुलता है, ठीक है। तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है, ताकि आपको देखें कि कितना आपको पता है। समझ गए? तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो पोट्टी श्रीरामुलु और मजबूर हो गए, और मजबूर होने के बाद उन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो गई। मौत ने वास्तव में एक तरीके से पूरा का पूरा आंदोलन ही बदल दिया और भारत सरकार की नीतियों को बदल दिया। और भारत सरकार ने इसके लिए तुरंत एक तात्कालिक कदम उठाया, वो ये कि उन्होंने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की जो मांग थी उसकी मांग को स्वीकार करने की कोशिश की। और इस कोशिश के लिए उन्होंने 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग वास्तव में फजल अली नाम की अध्यक्षता पे हुआ। इसमें 2 मेंबर थे और KM पणिक्कर, HN कुंजरू। अर्थात मैं अगर बात कहूं तो फजल अली आयोग में 3 लोग थे, स्वयं फजल अली, KM पणिक्कर और HN कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं 2 तरीके के। क्या? एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित समितियां नहीं हैं, ठीक है। आपको दे देगा LM सिंघवी, आपको दे देगा जेवीपी समिति, आपको दे देगा SK धर आयोग और आपको दे देगा फजल अली आयोग। तो आप बताओगे सर ये 3 तो हैं लेकिन ऊपर वाली नहीं है, वो किससे संबंधित है? LM सिंघवी पंचायतों से, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इनका क्रम क्या था। तो धर आयोग पहले आया था, ठीक है, उसके बाद क्या आया था? जेवीपी समिति, और उसके बाद जो आया था फजल अली आयोग। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। फजल अली आयोग ने जो बात की तो इसमें यह तो कह दिया कि हम भाषा को मुख्य आधार बना सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ? एक राज्य एक भाषा का मतलब ये है कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, ठीक है, और साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो कितनी भाषाएं हैं? मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, आंध्रा है, ठीक है। तो हम साउथ में 5 स्टेट नहीं बना सकते कि हम आंध्र वालों की अलग बना दें और तेलुगु वालों की अलग बना दें, तमिल की अलग बना दें, कन्नड़ की अलग बना दें, मराठी की अलग बना दें। ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम एक काम करेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो रीजन होगा उसमें जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होंगे, जैसे आंध्र लैंग्वेज के, तो कुछ आंध्र के होंगे, उसी में थोड़े तमिल, थोड़े कन्नड़ और थोड़े मलयालम के,
ऐसे ही अन्य स्टेटों में किया गया। ठीक है, यानी कि एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, और जब अस्वीकार कर दिया तो आंध्र प्रदेश रूपी प्रथम भाषाई राज्य का गठन हुआ। तो प्रथम जो भाषाई राज्य का जब गठन हुआ तो 1956 के समय जब हमारा देश बना, ठीक है, 1956 के समय जो स्टेट हमारे बनकर आए वो टोटल कितने स्टेट हमारे बनकर आए, वो हमारे 16 राज्य बने। ठीक है, उन 16 राज्य में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, 1956 के समय 16 नहीं 14 जो राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उसमें गठन हुआ। आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से वो 14 राज्य थे, और ना ही आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से इसमें केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आंध्र प्रदेश था, असम था, बिहार था, बंबई था, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 लाइनें सही कर देना चाहता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश आपका है, जो ये मध्य प्रदेश है, ये पहले सबके सब क्या होते थे, संयुक्त प्रांत होते थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत के नाम से इनको जाना जाता था। क्लियर, बाद में इनका डिवाइडेशन हुआ था। यहाँ पे इस चीज की एरर है, तो इस चीज को सही करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बातें बताना चाहता हूँ वो ये कि जब ये 14 स्टेट्स बन गए और जब ये 6 यूटीज बन गई, तो इसके बाद 1956 का भाषाई अधिनियम आया। ठीक, ये कब आया था आपका फजल अली आयोग, 1953 में। 1956 में इसी को बेस बनाते हुए राज्य पुनर्गठन या कहें कि भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग आया, और उसके माध्यम से कई सारे नए स्टेट्स का गठन हुआ। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उसके बाद जो गठन होने वाले राज्य हैं उनका क्रम किस प्रकार है। ठीक है, वो क्रम आपको पता होना आवश्यक है। जैसे 14 मैंने आपको बता दिए, तो 15वां राज्य कौन था, गुजरात। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा कि सर क्या अमेंडमेंट याद करना है, तो नहीं, अमेंडमेंट आपको नहीं याद करना कि गुजरात किस अमेंडमेंट के तहत बना, ये आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, आपको बस इतना पता हो कि क्रम क्या था। गुजरात 15वां बना, नागालैंड 16वां बना, हरियाणा 17वां बना, हिमाचल 18वां बना, मणिपुर जो था वो 19वां स्टेट बना। ये आपको उस बुक में नहीं दिया है, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। त्रिपुरा जो था वो 20वां, मेघालय 21वां, सिक्किम 22वां, मिजोरम जो था वो 23वां, अरुणाचल 24वां, गोवा 25वां, 26वां, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां और तेलंगाना 29वां। इतनी बातें समझ गए। यानी कि 2014 में इंडिया में 29 स्टेट्स थे और 7 यूटीज थी। इतनी क्लियर हुई बात। लेकिन 2020 में आते आते क्या हुआ कि इन 7 यूटीज में 2 यूटीज और आ गई। जम्मू कश्मीर को स्टेट से समाप्त कर दिया गया, तो 29 की जगह कितने बचे, 28 हो गए। और 2 यूटीज जब आ गई तो हमारे यहाँ 9 यूटीज हो गई। बट 2020 में फिर से एक अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया कि दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव को हम एक साथ मिला देंगे। तब यूटीज कितनी बची, 8। वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं फिलहाल, तब जब मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समझ गए। पता नहीं 2024 में कोई बच्चा कुछ और देख रहा हो तो वो फिर कहे कि सर उस समय तो आपने क्या बताया था, तो ये गलती ना हो। तो आपको ये स्टेट के नाम और इनका क्रम ये पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता। काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी सहज टॉपिक है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बच्चे इसमें बहुत कुछ पढ़ जाते हैं। क्या पढ़ जाते हैं कि जो नागरिकता है उसमें OIC कार्ड क्या है, OCI कार्ड क्या है, PIO कार्ड क्या है, ये आपसे नहीं पूछता है। और वैसे भी अभी मर्ज कर दिया है भारत सरकार ने सारे कार्डों को, तो ये आपका काम नहीं है कि आपको याद करना है। पहले एक समय बहुत आता था क्वेश्चन, और PCS वगैरह में तो पूछता है, बट UPSC में नहीं पूछता है। आपको याद ये रखना है जो नागरिकता जो प्रोविजन है वो संविधान के भाग 2 में है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो नागरिक होता है वो कौन होता है, राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, उसमें उसकी निष्ठा होती है, उसे सभी सिविल और रणनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, रणनीतिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन जो विदेशी होता है, होता तो वो अन्य राज्य का नागरिक है, लेकिन उसे सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इस लाइन को ध्यान देना, सभी नहीं प्राप्त होते। तो क्या मतलब है, कुछ तो प्राप्त होते होंगे ना, इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
कि निम्न में से कौन कौन से अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। और ये क्वेश्चन आपसे किस पे आता है, फंडामेंटल राइट पे। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट हम आपको बताएंगे कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें कुछ फंडामेंटल राइट को अगर हम छोड़ दें, खासतौर पे 5, कौन कौन से, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अगर फंडामेंटल राइट को हम छोड़ दें तो बाकी सभी फंडामेंटल राइट विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों को भी प्राप्त हैं। बताएंगे, बट इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। विदेशी कौन होते हैं, शत्रु कौन होते हैं, ये आपको नहीं याद रखना है। प्रश्न उठता है कि कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों को नहीं। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, जो 15वां मैंने बताया वो केवल नागरिकों को प्राप्त है भारतीय, 16वां प्राप्त है, 19वां प्राप्त है और 29वां 30वां प्राप्त है, ठीक है। ये आपको पता हो। जैसे आपको आर्टिकल नहीं देगा, आपको सीधे ये देगा, कैसे कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार किसे प्राप्त है, भारतीयों का, विदेशियों को, केवल भारतीयों को। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार किसे प्राप्त है, केवल भारतीयों को। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे प्राप्त है, केवल भारतीयों को। संस्कृति का अधिकार किसे प्राप्त है, केवल भारतीयों को। शिक्षा संबंधी अधिकार किसे प्राप्त है, केवल भारतीयों को। क्या ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, तो नहीं साहब। एक तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव में वोटिंग का राइट किसे प्राप्त है, केवल भारतीय को। संसद व राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार किसे प्राप्त है, भारतीय को। ऐसा थोड़ा ना है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे हार गए तो भारत में आके लड़ेंगे आके चुनाव, कि इस बार ट्रंप और मोदी जी फिर उनका हाथ पकड़ के चुनाव करवाएंगे कि हाँ बेटा तुम ही जीतोगे अब की बार। ऐसा नहीं हो सकता ना। 7वां है सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इनमें किसी भी विदेशी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। मोटे तौर पर देखो, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बुद्धि लगाने वाली चीज़ है। अगर कोई विदेशी आके भारत के बारे में कुछ भी बोलेगा तो आप सुनेंगे क्या, नहीं सुनेंगे। तो इसलिए उसको नहीं वो कहा जाता है। मान लो पाकिस्तान के कोई भी इमरान खान साहब आ गए तो वो तो यही बोलेंगे ना कि जम्मू कश्मीर हमारा है, तो क्या उनको हम बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। तो वही चीज है कि लॉजिक लगाया करो, याद कम करो, लॉजिक लगाओ, थिंकिंग लगाओ कि अच्छा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई होगी, लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव का अधिकार क्यों देंगे, फिर तो पाकिस्तान वाले सरकार बना लेंगे। विधानमंडल और संसद में क्यों देंगे, वैसे भी संसद चलती नहीं है, और भी आ जाएंगे विदेशी तो और नहीं चलेगी। राष्ट्रपति बेचारे हमारे इतने अच्छे हैं, ठीक है, कि अपने गाँव बताओ इतने दिन बाद गए। तो वही चीज सोचो ना, विदेशी होगा तो वो रोज पावरी कर रहा होगा अपने गांव में, काम ही नहीं करेगा राष्ट्रपति भवन में बैठ के। तो ये थिंकिंग किया करो। तो आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए, सातों के सातों आपसे मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार की बात मैंने बता दी, मूल कर्तव्य केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ये बात अलग है कि जो विदेशी होगा अगर वो भारत में आया है तो राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो सम्मान करना चाहिए वो किसके लिए, जैसे आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब मोढेरा स्टेडियम को आप देख रहे होंगे, मोदी जी जब लेकर आए थे थैंक यू के लिए, नमस्ते ट्रंप इनिशिएटिव चला था ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेलेनिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जब हमारे देश का राष्ट्रगान हो रहा था तो वो इधर उधर देख रहे थे कि अरे बाप रे इतनी सारी भीड़ आ गई है, और अब तो उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही हो गया है, मोढेरा में खामखा कह रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात है कि उनको नहीं कहा जा सकता कि अरे ट्रंप साहब बिल्कुल सीधे खड़े रहो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी हमारे क्या थे, डोनाल्ड ट्रंप वाले भी राष्ट्रगान में बिल्कुल सीधे खड़े रहे थे, ठीक है। तो ये होता है देशभक्ति अपनी, क्लियर। तो हम ये नहीं कह सकते। और एक और बात, जो नागरिक हैं उनको कुछ कर्तव्य भी करने, जैसे टैक्स का भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा। मान लो देश पे कोई दिक्कत आ गई तो हम क्या कहते हैं, एमुअल मैक्रोन को फोन थोड़ा ना करेंगे कि भाई साहब फ्रांस के राष्ट्रपति साहब आप आइए ना, क्या कर रहे हो, थोड़ी देर युद्ध विद्ध करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे ना। भारत में जो नागरिक हैं वो जन्म से और प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नागरिक जन्म से और प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक या राष्ट्रपति बन सकता है। प्राकृतिक रूप से क्या मतलब है, प्राकृतिक रूप से मतलब ये है कि किसी के माता पिता भारतीय रहे हों उस बच्चे के, और वो कहीं इस समय अलग पढ़ रहा हो, लेकिन वो भारत में आ जाएगा तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि उसमें भारत का डीएनए है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अलग जन्म कहीं उसका और हुआ हो लेकिन माता पिता उसके भारतीय रहे हों और नागरिकता ले ले तो उसको हम कहते हैं, ठीक।
बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजन है आर्टिकल 5 से 11 में है, ये आर्टिकल आप ही को याद रखने हैं, मुझे आपको याद करके नहीं बताना है। हाँ, एक बात बस ये याद रखना कि नागरिकता संशोधन जो अभी तक हुए हैं वो 8 बार हो चुके हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को अभी तक कितने बार अमेंडमेंट किया है, तो 8 बार अमेंडमेंट कर चुकी है। क्लियर? ये बात कहीं पर आपको नहीं दी होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा 8 बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। देखो सिंपल सी बात है, एक बुक में कुछ नहीं होता है। अब बच्चे सोचते हैं एक ही बुक से उनका यूपीएससी निकल जाएगा, ये तो भ्रम है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता का अर्जन यानी कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिटेल में बताओ कि माता पिता में से एक बच्चा भारत का नागरिक हो, उसके पिताजी हेलीकॉप्टर से वहां चले गए, फिर वहां से ऐसे नहीं पूछेगा। सिर्फ यहाँ पे इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए कि नागरिकता का अर्जन कैसे होता है। तो भाई साहब 5 प्रकार से: जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, प्राकृतिक से और क्षेत्र समावेश से। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन थिंकिंग वाला पूछेगा, ऐसे पूछ देगा कि भारत ने किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया है तो नंबर 1 उसमें निवास करने वाले सभी लोग भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। नंबर 2 संसद द्वारा अमेंडमेंट करके उनको नागरिकता प्राप्त होगी। नंबर 3 उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर नहीं साहब हमने अगर कब्जा कर लिया है तो हमारा हुआ ना, वो सब भारतीय। जैसे हम बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जब बात आती है अपनी जनसंख्या दिखाने की ना तो हम दिखा देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और जब बात आती है देश की तो हम कहते हैं नहीं भाई साहब 2 बच्चों की नीति लानी चाहिए। बताइए मतलब क्या जमाना आ गया है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, यही बस याद रखना है। 5 ये बस फैक्ट याद कर लो, बाकी काट दो ऐसे। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग अगर नोट्स बना लोगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। इतनी फालतू की किताबें आपको नहीं पढ़ने पड़ेगी। हम लोग सोचते हैं ना 700 पन्ने की किताब है, क्यों 700 पन्ने की किताब? भाई नहीं पढ़ना है, वो मेंस का काम है। और बच्चे इसी को पढ़ पढ़ के रट के ऐसे अंडरलाइन करते हैं, अरे 15 अगस्त 1947 वाली बात याद कर लो, अरे प्राकृतिक रूप से बातें याद कर लो, अरे ये भी तथ्य आ जाएगा। और इसको याद करने के चक्कर में जो क्वेश्चन है वो भूल जाते हैं। इसको रट लेंगे क्षेत्र समावेश को, इसको रट लेंगे असम के साथ, नहीं पढ़ना है। और दिक्कत तो वही है ना, जैसा पढ़ाने वाला वैसे पढ़ने वाला, है ना। तो जब आएगा ही नहीं तो उस पर क्या सोचना है। अब एक बात बताना, 5 तरीके थे जिससे नागरिकता का अर्जन कर सकते हैं, लेकिन 3 तरीके हैं जिससे नागरिकता खो सकते हैं: स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचित कर देना। ठीक है, स्वैच्छिक मतलब हमारा त्याग, मन हुआ त्याग कर दिया, कहीं और चले गए, ठीक है। बर्खास्त कर दिए गए, कोई गंदा काम कर दिया देश के लिए, ठीक है। वंचित कर दिए गए, मान लो हमने फर्जी तरीके से ले लिया। आए दिन आप सोचते होगे, देखते होगे कि भारत में कुछ लोग फर्जी टाइप से रह रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे होगे अमित शाह साहब मतलब भारत के चाणक्य, मतलब चाणक्य 2.0, ठीक है, 2.0 नाम आना चाहिए कायदे से, ठीक है। तो वो एनआरसी सीए की बात कर रहे हैं, तो वही बात है। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे आएगा। और कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, सीए एनआरसी को पढ़ रहे होंगे कि इस पे क्वेश्चन आएगा। जिंदगी में नहीं आएगा भाई, कभी नहीं आएगा, डायरेक्ट भी नहीं आएगा कि सीए एनआरसी के बारे में बताइए क्या है और भारत के संदर्भ में इनकी क्या प्रासंगिकता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है ना। तो ये ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल तो अपनी एक और तो सकारात्मक पहल है, लेकिन वहीं सरकार के द्वारा सीए एनआरसी कहीं ना कहीं एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को बाधित करने का प्रयत्न करते हैं। उपयुक्त कथन के संदर्भ में विवेचना करें और तर्क संगत अपने प्रमाणों को प्रस्तुत करें। लगाओ बेटा दिमाग, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी पता हो और इसका भी पता हो, और बैलेंस लिखना है। इसको कहते हैं यूपीएससी। समझ गए? तो आप लोग जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन भेज देंगे, सर इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो आप? मैं नहीं बताता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है नहीं आएगा क्वेश्चन यूपीएससी में, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। बाकी एकल नागरिकता क्या होती मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था जब फीचर पढ़ा रहा था। एक बात बता दो, एकल नागरिकता किसका फीचर है? संघीय व्यवस्था का है कि एकात्मक का? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, एकात्मक का है, ठीक है। ऐसे ही देखो बार बार रिवाइज कराता रहूंगा तो आप परेशान नहीं होइए, सब कुछ रिवाइज होगा, ठीक है। क्या है, दोहरी राज पद्धति की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे नागरिकता एक ही है। एक यहाँ पे एक जो प्रोविजन मैं बताना चाहता हूँ वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया है, हो सकता है मैं भी कहीं पे दिया होगा, बट यहाँ कहीं नहीं दिया है। वो क्या है नागरिकता से संबंधित? वो ये है कि जब भी नागरिकता के अर्जन की बात आती है, सॉरी नागरिकता संशोधन अधिनियम की जब बात आती है ना, तो उसे किससे किया जाता है? साधारण बहुमत से,
ठीक है, ये बात याद रखना, साधारण बहुमत से। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन, वो किससे था? साधारण बहुमत से। ठीक है, तो ये भी किससे है? साधारण बहुमत से। क्लियर? चलिए, इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है ये हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? अच्छा, मैंने शायद वहाँ पे आपको एक बात बताई थी बांग्लादेश के संदर्भ में। वो क्या बताई थी कि जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था 368 के द्वारा। ठीक है, तो वो बात आपको याद रखनी कि 368 के तहत उसको अमेंडमेंट किया गया था। समझ गए? चलिए, फिर बात आती है मूल अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, मतलब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनको काफी डिटेल में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, आपसे सिंपल सा सिंपल जो क्वेश्चन पूछता है फंडामेंटल राइट में, बच्चे क्या करते हैं ना, इसको डेप्थ में बहुत पढ़ते हैं। डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी, डेप्थ में आपसे क्वेश्चन मेंस में आएगा, और मेंस में भी जो क्वेश्चन आता है वो करंट से होता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा इसमें इतना डेप्थ मत लगाएं कि हाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें पढ़ना होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि जो मूल अधिकार है क्या वो संविधान में मूल रूप से थे? तो थे। मूल अधिकार जो हैं ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका संविधान से लिए गए। किस तरीके से लिए गए? क्योंकि अमेरिका जो संविधान है वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स की संकल्पना थी, तो बिल्कुल वैसा ही हमने वहाँ से लिया। दूसरी बात क्या है कि हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए, मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिए। ठीक है, खास बात यह है कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा वास्तव में उस समय ब्रिटेन में जॉर्ज प्रथम के समय अधिकार पत्र आया था, जब 1688 की जब रेवोल्यूशन हो गई थी, कहें कि 1688 की इंग्लैंड की जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और संसद को जब अधिकार प्रोवाइड किए गए थे, संवैधानिक राजतंत्र की जब शुरुआत हुई थी, तो वहां पे मैग्ना कार्टा शब्द आया था। ठीक है, अधिकारों का एक दस्तावेज, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े अधिकार थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। समझ गए? आपसे नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो भारत के संविधान में निहित हैं, ठीक है, ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की बात करते हैं। ये ध्यान रखना। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल अधिकारों का निम्न में से मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो आप कहोगे केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। दूसरी खास बात इसमें यह है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो केवल और केवल नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं, बल्कि नागरिक व विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी दे देगा कि जो मूल अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, और उस समय दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अधिकारों को अगर हम छोड़ दें तो शेष जितने भी अधिकार बचते हैं वो नागरिक व विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद हो गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। आपको दे देगा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृत संबंधित शिक्षा, और संपत्ति का अधिकार, और संवैधानिक संशोधन का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का। तो आप कहेंगे सर संपत्ति का तो नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जरूर है। क्लियर? तो ये आपको पूरे के पूरे 6 मूल अधिकार याद होने चाहिए। 7वां 44 अमेंडमेंट के जरिए हटा दिया गया था, यानी कि संपत्ति के अधिकार को, तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो खास बात जिस पर अब क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये कि जो मूल अधिकार हैं क्या वो असीमित हैं? तो नहीं, वो असीमित नहीं है। असीमित, देखो अभी यहाँ पे यही होता है, हालांकि इस लाइन को ध्यान देना, ये वर्ड दिया है ये असीमित नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये सीमित हैं। अगर आपको लाइन में दे दे कि मूल अधिकार सीमित हैं, ठीक है, मूल अधिकार सीमित हैं, तो ऑप्शन सही है। मूल अधिकार असीमित नहीं है तो भी सही है। समझ गए? आपको दे दे मूल अधिकार असीमित हैं तो ऑप्शन गलत है। इतनी जितनी बातें मैंने बोली, इस वीडियो को फिर से पॉज करो और फिर से एक बार सुनो इसको कि मैं क्या बोल गया, कि सीमित अगर होगा सही होगा, असीमित नहीं होगा तो सही होगा, असीमित होगा तो गलत होगा। ठीक है, ये वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब कि इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, इस पर न्यायपालिका में बातचीतें कही जा सकती हैं, लेकिन क्या प्रस्तावना वाद योग्य थी? नहीं साहब, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं थी। मूल अधिकार वाद योग्य हैं। क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं? तो नहीं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है।
इतनी बातें क्लियर हुई। मैं सब कुछ कंपैरिजन कर दे रहा हूँ। आप लोग अगर ये सोचते हो कि हम वीडियो को एक ही लाइन में सुन लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बार बार इस वीडियो को इतना जरूर सुना करें। इन कॉन्सेप्ट को बनाने में समय लगा है तो आपको समझने में भी समय लगेगा, ठीक है। खास बात यह है कि कुछ सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हैं, ठीक है। राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। खास बात क्या है कि मूल अधिकार केवल और केवल सरकार या राज्य के खिलाफ ही नहीं है, ये राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के खिलाफ भी हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत भी हैं और सामूहिक अधिकारों की भी बात करते हैं। आपसे अगर ये लाइन दे दे यूपीएससी, क्योंकि आजकल यूपीएससी बड़ी कलाकारी करती है कि जो मूल अधिकार हैं ये केवल सरकार के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं, तो क्योंकि आपने वही पढ़ा होता है आप ऐसे टिक कराओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं साहब, जो मूल अधिकार हैं वो केवल राज्य के खिलाफ नहीं है, वो राज्य और वहां निवास करने वाले नागरिकों दोनों के खिलाफ है। मान लीजिए आपने हमसे कहा कि सर झाड़ू पोछा लगाओ, ठीक है, मेरी इच्छा तो मैंने लगा दिया, लेकिन आपने कहा कि अरे कबाड़ी वाले सर झाड़ू पोछा लगाओ, तो ये आपने क्या किया, ये आपने मुझे अस्पृश्य की संज्ञा दे दी कि मैं अछूत हूं, ठीक है। तो ये अगर आपने किया तो मैं आपके खिलाफ जाके कोर्ट में केस कराऊंगा। अरे नहीं करूंगा भाई, ऐसा वैसा मत सोचा करिए कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस कराऊंगा, इतनी हमारे अंदर ताकत ही नहीं कि मैं आपके खिलाफ जाऊंगा, ठीक है। आप कलेक्टर और मैं कहाँ एक पढ़ाने वाला, ठीक है। तो वही बात है, मैं नहीं जाऊंगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल कूल रहिए। डर जाते हैं, मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं सर बताओ फिर प्रीलिम का एग्जाम कैसे देंगे, मतलब अगर आप कोर्ट चले जाओगे तो फिर हम प्रीलिम का एग्जाम कैसे देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए। खास बात यह भी है कि ये नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा कि मूल अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तब सकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन दे देगा कि मूल अधिकार नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। सबसे उपयुक्त पंक्ति से आशय है, नंबर 1, ये राज्यों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार देते हैं। नंबर 2, ये राज्य के कुछ अधिकारों को सीमित करते हैं। नंबर 3, ये नागरिकों को स्वच्छंद और स्वतंत्र बनाते हैं। नंबर 4, ये भारतीय संविधान को मजबूत करते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा तो आप बताना साहब ये राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं। समझ गए। देखो एक लाइन होती है, अर्थ बहुत होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है ना, पूरी की पूरी जुडिशरी जो है ना, वो एक एक वर्ड पे, यानी कि आर्टिकल 21 पे ना जाने कितने ग्रंथ लिख डाले गए हैं। आपको अभी पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले एक जज साहिबा हैं, आपने नाम सुना होगा, शायद कर्नाटक साइड की थी, अब मुझे क्लियर नहीं याद है पूरी तरीके से, ठीक है। और ये मत कहना कि सर क्यों नहीं याद है, आप सारी बातें याद नहीं रख सकते, वो हमारे काम की नहीं होती तो इसलिए हम याद भी नहीं रखते। उन्होंने क्या भी एक डिसीजन दिया था, उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि किसी भी महिला के या कहें कि किसी भी स्त्री के स्त्रियोचित अंगों को अगर छुआ जाता है, हालांकि उन्होंने ये शब्द नहीं उपयोग किया था, ये तो सम्मानीय शब्द है, लेकिन उन्होंने बड़े अभद्र टाइप के शब्दों का उपयोग किया था। अगर उन अंगों को कोई छूता है, ठीक है, तो उसे हम सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कहते हैं, ये उन्होंने कहा था। उसी के बाद उनके डिसीजन पर क्रिटिसिज्म होने लगा था। तो ऐसे जब वर्डिक्ट आते हैं ना कि ये क्या, ये प्राइवेसी का हर्ट है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए किसी भी महिला की अगर फोटो ली जाती है, ठीक है, तो वो एक तरीके की अश्लील नहीं है, लेकिन अगर उस महिला ने मतलब उस फोटो में अपनी मर्जी वो नहीं की, मतलब कंट्रोवर्सी था, फ्रंट पेज पे आई थी खबर, तो बड़ा अजीब लग रहा था क्या बोली है इन्होंने, क्या मतलब लगा। और वही है कि फिर बाद उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी बड़ी आलोचना हुई, वो चेंज हुई, उनके वर्डिक्ट को चेंज किया गया। उन्होंने डिसीजन दिया था, एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ अश्लीलता की थी तो उसी पे उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया था कि ये व्यक्ति दोषी नहीं है ना। तो ऐसे आते हैं, तो ये सब फंडामेंटल राइट से ही होते हैं, तो इस पर बड़ी डिबेट होती है। जैसे विवाह की स्वतंत्रता, जब हादियावाद आया, क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछा है 2018 में कि विवाह की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है, तो वही बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
तो आपको ये पता होना चाहिए। ये न्यायोचित है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए और इसका वर्डिक्ट का उल्लंघन होता है तो उसे न्याय मिल सकता है, यानी कि अदालत जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई, मतलब कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि मूल अधिकार के खिलाफ जो अपील की जाती है वो एक तरीके से उच्चतम न्यायालय की जो है वो क्या है, प्रारंभिक अधिकारता है, या कहें कि मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता है। मूल अधिकारता हो गई या प्रारंभिक अधिकारता हो गई, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रारंभिक अधिकारता है, जो मूल अधिकारता है, वो केवल और केवल या अन्य अधिकार क्षेत्र है, वो 3 चीजों में है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, राज्य और केंद्र का विवाद, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का विवाद, इसमें ये बातें आती हैं। तो ये 3 हैं, बाकी पे नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये स्थायी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये फंडामेंटल राइट बने तो इन्हें बना रहने दिया जाएगा। इनमें संसद कटौती कर सकती है, ठीक है, और जब कटौती इसमें करेगी तो संशोधन अधिनियम के तहत करेगी, ना कि साधारण बहुमत या विधेयक के द्वारा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो इसको संशोधित करने के लिए साधारण विधेयक लाया जाए, संविधान संशोधन किया जाएगा, ठीक है, विधेयक विशेष बहुमत लाया जाएगा, ठीक है। और कई बार तो होता है कि आधे प्लस राज्यों की संख्या की जरूरत पड़ती है, ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल के समय की अगर हम बात करें तो 20 और 21 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे निलंबित हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे इसको इस लाइन को तो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट हम जब आपको आपातकाल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप ये मत सोचना कि मैं भूल जाऊँगा, मुझे सब याद रहेगा, ठीक है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बात यहाँ पे एक और है कि सशस्त्र जो बल हैं, अर्धसैनिक जो बल हैं, पुलिस बल हैं, गुप्तचर संस्थाएं हैं, ऐसी ही सेवाओं से जो भी संबंधित सेवाएं हैं, क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। इस लाइन को नॉर्मल बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप जब सेना में भर्ती होते हैं, आपको अगर वहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, आपसे वहाँ पे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, आपकी डिग्निटी को वहाँ हर्ट किया जा रहा है, आपको गाली गलौज दी जा रही है, आपको एक जानवर की तरह रखा जाता है। हालांकि जानवर कभी नहीं बनाया जाता है, ये भ्रम है लोगों का कि सेना में लोगों के साथ ऐसा बिहेव होता है। आपने देखा होगा कि अभी बीच में लोगों ने सेना को कितना बदनाम किया कि जो भारतीय सेना है वो मतलब किसी के ऊपर बाथरूम पेशाब कर देती है, किसी को मतलब ऐसा कर देती है। ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा आतंकवादियों को भी जब हम गोली से मारते हैं तो बड़ा सम्मान देते हैं। कारगिल के वॉर में न जाने कितने पाकिस्तानी मर गए थे और हमारे यहाँ वो बेचारे मार दिए गए थे हमारी बॉर्डर में आके। तो हमने क्या किया था कि उनको पाकिस्तान के फ्लैग के साथ सम्मानित रूप से उन्हें अंतिम संस्कार कराया था। समझ गए? तो ये भ्रम होता है लोगों का। अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक सज्जन महोदय ने 2019 के टाइम पीरियड पे एक वीडियो बनाया था कि हमें दाल ऐसी मिल रही है, मेरा फंडामेंटल राइट। वास्तव में जब आप सेना में भर्ती होते हैं तो फंडामेंटल राइट आपके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पानी में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, मेरे पूरे दिन इतना वजन क्यों ढवा रहे हो। तो ये वहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं लागू होते, ठीक है। जहाँ पर फौजी कानून मतलब जहाँ पे सैन्य शासन होता है वहाँ पर भी इस चीज़ की व्यवस्था को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते हो मार्शल लॉ कहीं पे लगा है कि हाँ ये जो है ना कि फंडामेंटल राइट हमारा क्यों वायलेट कर रहे हो, हम स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं घूम सकते। संसद इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ध्यान देना, संसद बोल रहा हूँ, राज्य विधानमंडल के पास ये राइट नहीं होता है, ठीक है। इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। संसद द्वारा इनको पूरे देश में लगाया जाता है, ना कि विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। आपको इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत देखो सब कुछ आता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थान है, वो सबके सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं। चाहे LAC हो, LIC हो, ONGC हो, सेल हो, ये सबके सब इसमें आते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बात आती है मूल अधिकारों से असंगत विधियों का क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून अगर संसद ने बनाया और संसद ने वो कानून अगर बनाया और वो मूल अधिकारों का वायलेशन करता है तो वो कानून उसी हद तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम उसका न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा जब करेंगे और अगर वो विधि वो विधि अगर उस कानून का या उस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है तो उसी मात्रा तक उसे हम शून्य कर देंगे, ठीक है। यह अधिकार किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है।
ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे ये इंडेक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडेक्स में आपको ये आर्टिकल चाहे पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन ये जरूर पता हो कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। इसी बार यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्या अस्पृश्यता के अंत के बारे में। तो अस्पृश्यता का जब अंत पूछती है तो आपको पता हो ये किस चीज का अधिकार है, समता का अधिकार है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, समता का अधिकार। धर्म एवं मूलवंश, समता का। विधि के समक्ष, समता का। सेना एवं विधि सम्मान, उपाधियों का अंत, ये सब किससे है, समता का, ठीक है। आपसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अधिकार के अंतर्गत है, समता, स्वतंत्रता, शोषण या धर्म की स्वतंत्रता, तो आप कहेंगे सर स्वतंत्रता का। प्राण एवं दैहिक। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अपराधों के लिए दोष स्थिति। तो ये इंडेक्स आप याद करिए, ठीक है, पूरी इंडेक्स याद करना काम आएगी। दूसरा क्या काम आएगी, दूसरा जो काम आएगी आपसे वो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कौन से अधिकार या निम्न में से कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ध्यान से सुनना, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। आपको दे देगा अस्पृश्यता का अंत, आपको दे देगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको दे देगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। आपको इसमें क्या दे देगा बताइए, आपको इसमें दे देगा धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा भारतीयों को प्राप्त है। तो आप क्या कहेंगे साहब, एक तो ये वाला प्राप्त है 15 नंबर, ठीक है। दूसरा वाक एवं अभिव्यक्ति, क्लियर। बाकी जो सर अधिकार हैं, अस्पृश्यता का अंत, ये विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता है वो वास्तव में विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन दे देगा कि प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। नंबर 2, अस्पृश्यता का जो अंत का अधिकार है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आप कहोगे साहब केवल पहला सही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझ रहे हो, मुझे अगर यूपीएससी का एग्जाम बनाना पड़े ना, पेपर अगर बनाना पड़े तो लिख के दे सकता हूं कि यूपीएससी जितना क्वेश्चन अभी बनाती है उससे 10 गुना बेस्ट ही बनेगा। और किसी भी मतलब कोचिंग संस्थान में इतनी क्षमता नहीं होगी कि उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाए। और कॉन्सेप्ट बेस्ड बच्चा जो पढ़कर आएगा वही सॉल्व कर पाएगा। कोचिंग वाले क्या करते हैं, इतना नहीं सोचते। आप बताओ, इतना कहीं पे सोचा है आपने? किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हो, कहीं पे ऐसे पढ़ाया है आपको कि इतना डेप्थ में जाए कि इतने तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा? मैं तो अगर चाहूं तो इस एक क्लास को 10 घंटे में ही खत्म करूं, लेकिन वही है ना कि फिर आप भी पागल हो जाओगे, सारे क्वेश्चन मतलब वो हो जाएगा। तो हम उस हद तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा ही आप पढ़ा करें, ठीक है। तो ये सारी इंडेक्स आपको याद होनी चाहिए। आर्टिकल मत याद करना कि 22 में ये दिया, 23 में दिया, आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन वही बात है, एक तरफ तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आर्टिकल 1 से 51 का पता हूँ, तो पता ही होना चाहिए और ये पूरी याद हो। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि निम्न में से शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त में कौन शामिल है, और आपको ये 2 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 2 ऊपर से दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए केवल यही 2 शामिल हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये मुझे याद कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, उपचार का मतलब जब ये ऊपर के राइट प्राप्त नहीं हो पाते तो इनको प्राप्त कराने के लिए हम जिन नियमों का, जिन प्रावधानों का उपयोग करते हैं वो वास्तव में 5 हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। इनको मैं बताऊं इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, क्या कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के जो बाकी अधिकार हैं ये केवल व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू किए जाते, यानी कि ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये संस्थानों के लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सार्वजनिक रूप से हैं। लेकिन बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है वो व्यक्तिगत भी अधिकार है और सामूहिक भी अधिकार है। बाकी अभी हम पढ़ाएंगे। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का संबंध केवल और केवल सामूहिक है या परमादेश जो अधिकार है ये व्यक्तिगत रूप से भी जारी किया जा सकता है, तो गलत हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बाकी ये आपको मैंने बता दिया कौन से विदेशियों को है, कौन से भारतीयों को है। वही बात है, बार-बार चीजें रिपीट होंगी तो आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार साफ दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखना है आप, क्लियर। तो इतनी बातें हमने समझा दी। अब यहाँ पे कुछ जो अधिकार हैं उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, बाकी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें।
अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये सुभाष कश्यप की बुक का है, इसका नहीं है, ठीक है। तो समझिए ऐसे कि हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दिखने में तो वास्तव में दोनों के दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में काफी नॉर्मल और काफी माइन्यूट सा अंतर है, छोटा सा, उसे ही समझना है। क्या विधि के समक्ष समता की जब बात की जाती है, ठीक है, तो ये वास्तव में इंग्लैंड से ली गई संकल्पना है, ब्रिटेन से ली गई संकल्पना है। और इसका मतलब ये होता है कि विधि जो है, कानून, उसके सामने सभी इक्वल हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, अंबानी हो अडानी हो, मोदी हो या कोई भी श्री IAS एकेडमी का व्यक्ति हो, आप हो या हम हो, सब के सब इक्वल हैं। अगर आपने किसी के साथ कोई गलत काम किया है तो आपको भी वही सजा मिलेगी। मोदी जी ने अगर गलत काम किया है तो उन्हें भी वही सजा मिलेगी। अंबानी साहब ने गलत काम किया है तो उन्हें भी वही सजा मिलेगी। राज कुंद्रा साहब ने अगर गलत काम किया है तो उन्हें भी वही सजा मिलेगी। समझ गए? यानी कि विधि के समक्ष सभी इक्वल हैं, लेकिन विधियों का समान संरक्षण इसी का अपोजिट है। वो क्या कहता है कि परिस्थितियों के अनुरूप हम किसी को इक्वल बनाएं। मान लीजिए जैसे राज कुंद्रा साहब हैं, ध्यान देना यहाँ पे, राज कुंद्रा साहब हैं, तो राज कुंद्रा साहब को पुलिस ले जाते वक्त थप्पड़ नहीं मारेगी, है ना, ध्यान देना यहाँ पे, ऐसे नॉर्मल तरीके से समझो। विधि के समक्ष समान तो है वो, लेकिन जब राज कुंद्रा साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्हें थप्पड़ नहीं मारेगी और ये भी नहीं कहेगी अरे तू जीप में बैठ रहा तो हंस क्यों रहा है और तेरी वाइफ ऐसी ऐसी बातें क्यों कह रही है कि मेरा जो पति है वो सॉफ्ट पोर्नोग्राफी करता है और बाकी लोग ऐसी पोर्नोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज पर प्रतिबंध नहीं होगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और हम जैसे लोगों को अगर पकड़ के ले जाए तो पहले तो 20 लठ मारेगी पुलिस, ठीक है ना। हालांकि पुलिस बेकार नहीं होती, पुलिस का काम ही है कि हाँ दोषियों को वो किया जाए, लेकिन राज कुंद्रा साहब को लठ नहीं मारी जाएगी। उनको थोड़ा स्टेटस का भी ख्याल रखा जाएगा कि अरे भाई राजस्थान IPL टीम के वो हैं शिल्पा शेट्टी, मतलब डांस जो 3 आता है ना, जो भी आता हूँ मैंने तो डांस दीवाने 3 ऐसे टाइप के, उसमें जाती हैं, योगा वगैरह करती हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चित्र पर इतना मत ध्यान दो आप लोग, चरित्र पर ध्यान दो। हम देखते हैं अरे यार वो बड़ा हैंडसम है, वाओ सो लुकिंग स्मार्ट, वाओ कितना वो, आजकल तो एक वर्ड और आता है, मतलब बड़ा अच्छा, वो मुझे याद नहीं है, मतलब लड़कियां एक दूसरे को बड़ा उस चीज क्रश, मतलब वो बड़ा अच्छा वो लग रहा है दिखने में, उसका क्रश है। ए भाई पता चलता है उसका दिखने में चेहरा बड़ा अच्छा, लेकिन अंदर से इतना काला है, इतना काला है कि फेयर एंड लवली भी उस पर लगाने पे बिताई, फेयर एंड लवली भी रोएगी, है ना। हालांकि फेयर एंड लवली उसका नाम नहीं है, फेयर एंड ग्लो हो गया है, ठीक है। तो यही बात है कि विधियों का समान संरक्षण क्या करता है कि स्टेटस को मेंटेन रखता है। मोदी जी हैं, मोदी जी को आप अगर मान लीजिए गुजरात दंगों के लिए वो करोगे तो वो रोज कोर्ट के बाहर थोड़ा ना खड़े होंगे कि अरे आज हमारी पैरवी है, अरे भाई CM है कहीं के। तो ये बात ध्यान रखना कि विधियों का समान संरक्षण क्या करता है, सकारात्मक है, ये लोगों के स्टेटस को मेंटेन करके रखता है। इसीलिए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो विधि के समक्ष समता है ये इंग्लैंड से, ब्रिटेन से लिया गया है और ये नकारात्मक है। समझ गए? इंपॉर्टेंट बात कि विधि के समक्ष समता का यह भी मतलब होता है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यूपीएससी ने आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि विधि के समक्ष समता से आशय है या विधि के शासन से आशय है, तो विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। क्लियर? और ये कॉन्सेप्ट किसका है? डाइसी साहब का। डाइसी वास्तव में ब्रिटेन के ही थे, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। डाइसी को तब हम पढ़ाएंगे जब आप में से किसी बच्चे को PSIR पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी नहीं पढ़ाने वाला कि डाइसी ने किस तरीके से विधि के शासन की बात की थी, और इनको आपको पढ़ना भी नहीं है ना। तो ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए कि नकारात्मक और सकारात्मक। बाकी आपको हम यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, ना आप ये काम किया है। देखो जो काम की ना उसे मत पढ़ा करो। क्लियर? इतनी बातें समझ गए। अब बात आती क्रीमी लेयर। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है। सिंपल सी बात बताइए, क्रीम का क्या मतलब होता है? आप दूध उबालते हो तो दूध उबालने के बाद क्रीम ऊपर आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है सामान्य तौर पर कि वो लोग जो OBC हैं, OBC के लोगों को आरक्षण क्यों दिया गया? क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े थे। सॉरी, आर्थिक और सामाजिक रूप से मैं कह रहा हूं, ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े थे, आर्थिक नहीं।
आर्थिक कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे तो इनको आरक्षण दिया गया, ठीक है, ताकि ये सामाजिक यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में अपने जो टैलेंट है उसको निखार पाए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब किसी को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिल गया और आरक्षण मिलने के बाद वो आईएएस बन गया, अब वो आईएएस बन गया तो अब उसका स्टेटस तो अच्छा हो गया ना, उसकी जो सामाजिक पिछड़ापन है वो दूर हो गया, साथ ही उसका शैक्षिक पिछड़ापन दूर हो गया। तो अब इसके घर वाले ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा भी ओबीसी का फिर आरक्षण लेगा और पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि एक नियम है कि ओबीसी में भी उनको आरक्षण देंगे जो रियल में कमजोर हैं, जिन्होंने स्टेटस प्राप्त कर लिया उनको नहीं। तो जो आईएएस बन गया उसको हम कहते हैं क्रीमी लेयर, यानी कि वो छात्र जो ओबीसी के स्टैंडर्ड को क्रॉस कर गए, उनका लेवल चेंज हो गया, यानी कि वो संक्रमण के दौर से निकल के अपनी गरीबी से अमीरी में चले गए, तो उनको हम शामिल नहीं करेंगे, उनको शामिल करेंगे जो क्रीमी लेयर से नीचे के लोग होंगे। क्लियर? इससे ज्यादा आपको यहाँ पे बातें नहीं याद रखनी है, बाकी ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मोटे तौर पर बस यही पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है आर्थिक रूप से पिछड़ापन। अभी आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस कोटा आया है जनरल वालों के लिए, ठीक है, 10% आरक्षण की बात है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए है, इससे ज्यादा आपको यहाँ नहीं याद रखना। अब मोटे तौर पर बता दो, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बांग्लादेश से। 101 किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 101 संविधान संशोधन आपका संबंधित है जीएसटी से। 102 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा देने से। 103 किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से। 97 किससे संबंधित है? सहकारी समिति से। 52 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से। 21, 71, 92 किससे संबंधित है? भाषाओं के गठन से। इतना याद हो गया ना। 97 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? एनजेएसी की समाप्ति से। और कुछ पढ़ना चाहोगे क्या? बस इतना ही पढ़ो। 73 किससे है? 74 किससे है? 73 पंचायत से। 74वां किससे? नगर पालिका से। 73 में कितने विषय हैं? 29, और पंचायत में कितने हैं? 18। मन तो करता है आपको रिवाइज कराएं, फिर वही है कि रिवाइज कराने के तो और भी क्लासेज आपको करानी है ना, जब ये कवर हो जाएगा तो फिर तो रिवाइज ही कराना है, तब कराएंगे, ठीक है। ये आपको नहीं याद रखना है, ये सब फालतू चीजें हैं। अब आपको यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, सबको अवॉइड कर दो, कोशिश क्या करो ऐसे फाड़ दिया करो पेज को, ठीक। मंडल आयोग क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मतलब किया गया था, ठीक है। मोरारजी देसाई की उस समय सरकार थी, ठीक है। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड पे किया गया था, तो मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड पे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात यहाँ पे याद रखना, वो ये कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामनंदन समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो आप बता देंगे। बाकी ये कुछ नहीं याद करो भाई, ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पीएचडी नहीं करना है आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द को भली भांति परिभाषित किया गया है, गलत। फिर आपको दे देगा, ऐसे भी दे देगा कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, आप कहोगे ठीक है साहब, लेकिन इसे अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया, तो भाई इसमें भी नहीं किया गया है। मतलब ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में, तो कैसे? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है क्या चीज अस्पृश्य है, क्या चीज नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 15 मूवी आपने देखी है, किन बच्चों ने देखी है? जिन्होंने देखा हो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एग्जाम के बाद जरूर देखना, काफी अच्छी मूवी है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब वहां पे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कि जो आज हमारे समाज में है ना, मतलब एक तरीके के जो जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता है, बड़ा मतलब खराब टाइप का होता है। और मुझे गुस्सा आती है उन लोगों पे जो ये लोग कहते हैं ना तुम्हारा नाम क्या है, और फिर क्या पूछेंगे? पूरा नाम क्या है। जिस दिन वो कहे ना आपका पूरा नाम क्या है, समझ जाना वो जातिवादी है, ठीक है। तो इस चीज से दूर रहना हमेशा। और फिर देखना उसका बिहेवियर, अच्छा तुम पिछड़ा वर्ग आयोग के हो, पक्का तुमने यूपीएससी पे कब्जा कर रखा है, अच्छा तुम इस जाति के हो, तुम्हारी वजह से हम लोगों का एग्जाम नहीं हो पाता है, अच्छा तुम इस वजह, अरे भाई इस चीज से ऊपर निकलो ना। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, अपना नॉलेज इतना बेहतर कर लो कि आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े, कट ऑफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। और दोष देना जिस दिन आप बंद कर दोगे ना, उस दिन आप श्रेष्ठ बनोगे। जिस दिन सरकार को, प्रशासन को, यूपीएससी को, और ये ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है, अपने को इतना परफेक्ट बनाओ कि जो आपकी किस्मत है ना वो आपके हाथों से लिखी जाए, ठीक है। पंडित को दिखाने से कोई फायदा नहीं है,
समझ गए? आप कुछ सोचेंगे सर आप भी तो जाति सूचक शब्द का उपयोग किए हो पंडित। पंडित जाति सूचक शब्द नहीं है, ब्राह्मण है, और वास्तव में इनमें किसी भी प्रकार का वो नहीं होता है। खैर हमें उन चीज़ों पे नहीं पढ़ना है। वही बात है कि जैसा कि मैंने बताया जितने फंडामेंटल राइट हैं ये क्या करते हैं, फिर आपको ये भी कहते हैं कि जब कोई आपका इनका वायलेशन करता है, ठीक है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट जो है उसे केवल और केवल फंडामेंटल राइट के खिलाफ रिट जारी करने की पावर है। रिट का मतलब एक आदेश, रिट का मतलब उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का वो पत्र, वो निर्देश, ठीक है, जारी करने का अधिकार है। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसके पास फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। आपसे इस पे सामान्य तौर पर जब क्वेश्चन आएगा ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मध्य डिफरेंस को, तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने की पावर है, जबकि हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के अलावा अन्य की पावर है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वो सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। यहाँ पे ध्यान देना इस लाइन को कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, किसी ने आपका दिल्ली में राइट का वायलेशन किया है, तो आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश वाले ने अगर आपका वायलेशन किया है और वो भी दिल्ली में रहता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। अब कहा तो यही जाता है कि अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो फायदा ज्यादा होता है कि अगर हाई कोर्ट ने आपकी रिट को खारिज कर दिया तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अगर खारिज कर दिया तो आप अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, ठीक है। ये बातें पता होनी चाहिए। तो इतनी बातें समझ गए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्र पूरा भारत है, हाई कोर्ट है उसका क्षेत्र केवल अपना स्टेट है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। या दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है, मतलब अन्य जगह वो जारी नहीं कर सकता है। क्लियर? यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है वो काफी ज्यादा है। क्लियर? इतनी बातें, जैसे कि यहाँ पे अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि यहाँ पे मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, और इसी को भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, देखो कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कभी कभी मैं बाबा साहब बोलता हूँ, कभी कभी भीमराव अंबेडकर साहब बोलता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जितने भी नायक और महानायक हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप हमें बाबा आगे लगा के बोलो, और आप हमें कभी महात्मा लगा के हमें बोलो, कभी आप हमें आधुनिक भारत का प्रथम निर्माता कह के बोलो, कभी आप हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का नायक कहकर बोलो। जितने भी मान होते हैं ना उन्होंने कभी नहीं कहा। राजनीति के जो प्रपंचकारी होते हैं वो इस चीज को करते हैं। कभी भी महान लोगों ने अपने बारे में, एक बात बताओ, भीमराव अंबेडकर साहब आजादी के बाद भी तो जिंदा रहे थे, एक भी मूर्ति उन्होंने लगवाई थी अपने नाम की? कभी नहीं लगवाई थी। उन्होंने कभी कहा था कि मेरे मरने के बाद आप मेरी पूजा करना? कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मेरे विचारों की पूजा करना, मेरे विचारों को अपने जीवन में उतारना, उनको आत्मसात करना, मेरे विचारों पे राजनीति मत करना कि भीमराव अंबेडकर साहब अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि हैं तो हमने एक नई पार्टी बना दी और हमने अनुसूचित जातियों का कल्याण ही नहीं किया, हम अपना बस हित देखते रहे, उनके एजुकेशन के हमने उतनी वेलफेयर काम ही नहीं किए, और रात दिन बस उन्हीं के नाम पे वोट मांगते रहे, कभी उनको कुछ कहते रहे। और आज आप देखते होंगे जब भी कोई इशू आता है, दलित महिला के साथ ये हुआ, ये, हालांकि अब ये वर्ड भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे जाति सूचक शब्द आप उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया है करती है। आपने देखा होगा अभी हाथरस केस में ही देखिए, ठीक है, कि कुछ भी जाति का रंग जो होता है ना बड़ा अजीब होता है। अभी मैं 4 दिन पहले देख रहा था वीडियो BBC न्यूज चैनल में, तो उसमें क्या था कि अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो मायावती जी ने मीटिंग बुलाई है, मतलब मायावती जी ने नहीं, वहाँ के जो लोकल जो हैं विधायक हैं, नेता हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई, ब्राह्मण संगोष्ठी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ब्राह्मण शब्द आप उपयोग नहीं कर सकते, तो उसे विचार संगोष्ठी नाम दे दिया गया। उसमें जो सज्जन आए थे ब्राह्मण वर्ग के, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, जितने भी लोग वहां पे अनुसूचित जाति के लोग थे, ठीक है, उनको सीधे बोल रहे हैं, हालांकि मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, ठीक है, जाति रूप में उन्हें संबोधित कर रहे हैं, और जो वहां पे अन्य लोग खड़े हैं उसी वर्ग के, वो खुश हो रहे हैं, हाँ 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 बड़ी अच्छी बात है। और वैसे अगर कोई कह दे नॉर्मल,
वैसे अगर कोई नॉर्मल कह दे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन वहां चुनाव है। तो इस मानसिकता से ऊपर उठिए, किसी को कुछ कहने से कोई कुछ नहीं बनता है, बल्कि हमारे भाव कैसे हैं वैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान है अभी, मतलब हम लोगों ने उन्हें जिताया है, ठीक है, और हम लोग उनको जैसा मर्जी आती है वैसे बात करते हैं, वो हमसे वैसी बात करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट हैं अधिकांशतः, वो जब हमारे घर के सामने से गुजरते हैं, कहीं से भी जाते हैं या पिताजी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं वो, है ना। तो ऐसा थोड़ा ना कि उनको वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। मैं मतलब एक पर्सन को जानता हूँ, मैं उनकी फैमिली में भी कई साल अपने स्पेंड किए हैं जब मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब उनका जो लड़का था छोटा, वो राम के गीत गाता था, जबकि फैमिली उनकी पूरी मुस्लिम थी, है ना, कि सुनो सुनो एक हुए थे राजा दशरथ, उनके हुए थे 4 पुत्र, है ना, सीता बड़ी सयानी थी, मतलब ऐसे वो गाना गाता था। तो हम ये नहीं कह सकते, हनुमान के बारे में पढ़ते थे। तो किसी को एक लाइन से नहीं देखना चाहिए, खैर वो बात की बात है। तो हम ये समझ गए कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो रिट क्षेत्र को जारी कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना, हाई कोर्ट रिट को खारिज कर सकती कि हम आपकी रिट नहीं सुन सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती उस रिट को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इस रिट को सुनना ही पड़ेगा। अर्थात अगर मैं ये कहूं कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय जाता है कि बाबूजी इसने हमारे खिलाफ ये किया है, इसने हमारा मूल अधिकार का वायलेशन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बोल देगा भाई टाइम नहीं है, अभी मैं ना पिक्चर देख रहा हूँ, अभी पिक्चर आई है उसको मैं देख रहा हूँ, फुर्सत मिलेंगे तब बात करेंगे। ये बेचारा निराश हो गया, ये गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इसने कहा कि भाई मेरी बात सुन लो, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ। तो ये कहेगा कि बाबूजी रुक जाओ, थोड़ी देर काजू वाजू खा लें फिर बात करते हैं। कहेगा ना सुनो अभी, तो सुनना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये मना कर सकता है। समझ गए। अब बात आती है जो रिट जारी की जाती कितने प्रकार की होती, 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब हुआ, बंदी का मतलब दोषी, प्रत्यक्षकरण यानी कि सामने लाओ, बंदी को हमारे सामने लाओ, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थात ये सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अब आपको ये नहीं याद रखना है कि 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना जरूरी होता है, ये फालतू की चीजें मत याद रखो, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको बस इतना क्वेश्चन याद रखना है कि निम्न में से कौन सी रिट व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों के लिए जारी की जा सकती है, तो केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। परमादेश, इस परमादेश का संधि विच्छेद करो। परम आदेश कौन दे सकता है, परम का मतलब ऊपर सबसे बड़ा, आदेश किसको दिया जाता है, अपने से नीचे वाले को। ध्यान देना, आपके पिताजी आपको आदेश देंगे, ना कि आप अपने पिताजी को आदेश देंगे। अर्थात ऊपर का जो कोई भी बॉडी होगी वो नीचे की बॉडी को आदेश देगी, तो वही चीज है। मतलब हम आदेश देते हैं किस लिए, कि सार्वजनिक अधिकारी जो काम अपना नहीं कर रहे, भाई क्यों नहीं कर रहे हो आप अपना काम। जैसे छोटी सी बात है, हम आपको रोज डांटते रहते हैं क्योंकि क्लास नहीं की, एमसीक्यू आपने क्यों अटेम्प्ट नहीं किए, तो क्या है, हमारा परमादेश है। लेकिन ध्यान देना कि ये निजी व्यक्तियों और इकाइयों के विरुद्ध नहीं जारी किया जाता है। आपने कभी सुना है कि मैंने वीडियो में कभी ये कहा हो कि फलानी जी आपने क्यों नहीं किया, फलानी जी आपने ये क्यों नहीं किया। वो ग्रुप में मैं जब कहूंगा तो मैं कहूंगा भाई आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो, यानी कि सबके सब लोग, समझ रहे, ऐसे याद कर लो, अब जिंदगी में नहीं भूलोगे परमादेश। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना करना कि भाई आप यहाँ नहीं आ सकते हो, यानी कि रुकावट, इस क्षेत्र में आना अलाउ नहीं है, दिस इज प्रोहिबिटेड एरिया, ठीक है। तो यहां समझिए कि रोकना, हम मना कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि जिसके अधिकार में जो चीज नहीं आता है, जिसकी ज्यूरिडिक्शन में वो काम ही नहीं आता है, बट उस काम को वो करता है, उसको ये रोकने का काम करता है। जैसे एक बार मेरा मतलब एक काम पड़ा था, थोड़ा मतलब काम था वैसा, तो उस पर्सन ने क्या था, लोकल एसडीएम था जिले का, ठीक है, लोकल का एसडीएम ही था। तो उस एसडीएम ने पैसे के कारण दूसरी पार्टी से उसने रिश्वत लिया और उसने हमारी गाड़ी को बंद करवा दिया, ठीक है, और गाड़ी को बंद करवा दिया और उस पर लगभग कुछ नहीं तो 7 से 8 लाख रुपए का उसमें टैक्स इंपोज कर दिया। जब उसने टैक्स इंपोज कर दिया तो मैंने उसकी वो अपील जो थी वहाँ के कलेक्टर साहब को की। कलेक्टर साहब हमारे जान परिचय के थे, तो उनके जब जिला कलेक्टर साहब को मैंने मैसेज किया कि सर ऐसी ऐसी बात है और आपके जो अधीनस्थ हैं एसडीएम साहब, उन्होंने ऐसा ऐसा मतलब ये प्रोविजन कर दिया।
तो कलेक्टर साहब ने उसका लेटर देखा कि अच्छा ये बात है, और एक ही उसने बस लाइन लिखी, कलेक्टर ने क्या लिखी कि आपको अपने अधिकारों का ज्ञान स्वतः होना चाहिए। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। और नीचे लिख दिया जिलाधिकारी फलाना जिले का। ठीक है, इतना लेटर जो ही गया एसडीएम के पास, उसने तुरंत अपने उस ऑर्डर को वापस ले लिया। क्या मतलब था कि आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि आप उस गाड़ी को बंद करें, वो काम क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट का है, वो सेल टैक्स का काम है, एसडीएम का काम नहीं है। समझ रहे हो? तो ये चीज होता है, इसको बोलते हैं प्रतिषेध, और ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। ठीक है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ। अब कुछ बच्चे होते हैं, सर निजी होगा क्या, निजी होगा क्या? अरे भाई मोटे तौर पे बता दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, यानी कि उत्प्रेरणा, नीचे पड़ा हुआ था इसको ऊपर उठाया, उठाना। उत्प्रेरणा का मतलब ऊपर उठाना, उत्प्रेषण का मतलब ऊपर लाना। ऊपर किसको लाना? जो नीचे पड़ा है। यानी कि कोई केस जो पेंडिंग नीचे पड़ा है लंबित, उसको ऊपर लाना। सपोज कीजिए कोई ग्राम न्यायालय है, सपोज कीजिए कोई जिला न्यायालय, सपोज कीजिए जो सत्र न्यायालय, तो सत्र न्यायालय में जो केस पड़ा है उसे उच्च न्यायालय में लाया जाए। यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करना ऊपर के न्यायालय द्वारा कि जो आपके पास लंबित केस पड़े उन्हें आप हमें भेजिए। क्या ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ होगा? बिना देखे बता दो कि साहब नहीं होगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है? अधिकार पूछना किस चीज का? भाई आप होते कौन हो हमारे ग्रुप में ये शेयर करने वाले? आपको किसने राइट दिया कि आप किसी भी लड़की को ऐसे बदतमीजी से बात कर सकते हो? इसका मतलब यानी कि आपको किसने एडमिन बनाया, किसने आपको ग्रुप का ओनर बनाया, ये पूछना। अर्थात आपने देखा होगा कई बार कई लोग आईएएस फर्जी बन जाते हैं और अपनी एक ऑफिस बना लेते हैं। कई संस्थानों को आपने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, अपने संस्थान में आगे नेम प्लेट ऐसे लगाए होते हैं जैसे सच में वो कलेक्टर हों, और यहाँ पे अशोक स्तंभ रखा होगा, बगल में यहाँ मैप रखा होगा, और यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति रखी होगी। बुद्ध की मूर्ति रखी होगी लेकिन बुद्ध का एक भी विचार उनके जीवन में नहीं होगा। समझ रहे हो? किस लिए? भौकाल क्रिएट करना, ताकि बच्चों को लगे अरे बाप रे। और कुर्सी ऐसी होगी जैसे कलेक्टर की भी कुर्सी नहीं होगी। मैंने तो कई ऐसे बच्चों को भी देखा है, वो क्या है कि कलेक्टर की कुर्सी खरीद कर लाते हैं, मतलब जो बड़ी वाली कुर्सी होती है ना, और उसमें बैठते हैं, उसमें तैयारी करते हैं, पढ़ाई ही नहीं होती है। एक बच्चा तो था, उसने क्या किया था, शीशा लाया था, खूब बड़ा मिरर, और रोज जब 15 मिनट पढ़ लेता था तो शीशे के सामने दोनों हाथ करके बैठ जाता था। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो भाई साहब आप? बोला जानते हो ये बड़ा बड़ा शीशा वो वाला जो लेडीजों के पास होता है, शादी के बाद आपको मिलता है ना कि पत्नी अपना श्रृंगार वगैरह कर ले तो उसके लिए आता है, तो वो वाला शीशा था। मैंने पूछा क्यों? बोला कि मैं रोज इंटरव्यू की प्रैक्टिस करता हूँ ताकि जब इंटरव्यू दूंगा तब मैं उस चीज़ को सीखूंगा। और आप जानकर हैरान रहेंगे, आज तक उसका कभी प्रीलिम नहीं निकला था, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, कोर्ट भी ले आया था। अब मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कुछ बच्चे फिर कहेंगे सर आप उसकी बुराई करते रहते हो। मतलब जितने भी स्टेट हैं वहाँ तैयारी करने वाले बच्चों की एक खराब आदत है कि वो मेहनत नहीं करते, लिख देंगे आई एम कमिंग इन लवासना AR1, मतलब रैंक लानी है 1, सेकंड आ जाएगी तो IAS नहीं बनेंगे। 1 लाने के लिए ना सब कुछ भूलना पड़ता है, सब कुछ। आपने कौन सा पैंट पहना है, पैंट पहन के बैठे भी हो या नहीं बैठे हो, खाना आपने खाया है कि नहीं खाया है, आप किससे बात कर रहे हो ये तक भूलना पड़ता है, खो जाना पड़ता है, जिसको कहते हैं ना इश्क हकीकी, या जिसको बोलते हैं फना सूफीज्म में, कि बिल्कुल फना हो जाओ, भूल जाओ। जैसे राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, वैसा होता है AR। इतनी मेहनत करो जितनी मैं मेहनत करता हूँ, इससे आप एक स्टेप ऊपर कर लोगे तो AIR1 आ जाएगी अपने आप। दुनिया के कोई ब्रह्मांड में ताकत नहीं रोक पाए, ठीक है ना। उसको बोलते हैं AIR। लिखने से IAS बनते होते हैं ना, तो मोटिवेशनल चैनल जो चलाता है वो IAS जाने कब का बन जाता, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा ऊपर उठो। मेहनत एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर एक मोटिवेशन पे भारी होती है, तो मेहनत इतनी करो कि किस्मत घुटने टेक दे। यही मेरा डायलॉग रहता है हमेशा, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हुआ कि सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच की जाती है, कि मतलब जो जिस कार्यालय में वो बैठा है
उसको अथॉरिटी है कि नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे कि कई सारे कलेक्टर जब जाते हैं कहीं पे विजिट करने तो पता चलता है यहाँ पे आप कैसे, तो बताता नहीं सर वो हमारे जो वो रिश्तेदार है ना, चाचा जी है, उनका ऑफिस है, मैं यहाँ पे बस वसूली करता हूँ। तो वहां पे कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जस्ट वहां से भगाए, उसको सस्पेंड करे और देखें, ठीक है। उपयुक्त अन्य 4 रिटों में से हटकर इसे भी किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित। मतलब अधिकार परीक्षा जो रिट है ना, उसे जारी करने के लिए पीड़ित की जरूरत नहीं होती। इसमें कोई भी व्यक्ति जाए इस अधिकार परीक्षा के बारे में पूछ सकता है कि भाई ये आदमी यहाँ पे कैसे बैठा है। जैसे मेरे साथ यही होता था, जब भी मैं जाता था किसी भी बड़े विजिट ऑफिसर से मिलने, तो मैं वहां जाके बस यही पूछता था, आप कौन, आप इस ऑफिस के हेड हो क्या? तो बताता था नहीं नहीं सर मैं उनका साहब का पीए हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ। अच्छा आप ये हो, अच्छी बात है, चलिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं आपको छोटी सी एक घटना बताता हूँ। वो ये कि एक बार क्या हुआ कि मेरे यहाँ का लोकल ही पुलिस स्टेशन, ठीक है, पैसे लेकर उसको किसी ने कुछ कहा होगा, तो मेरे यहाँ उसने मतलब परेशान करने के लिए रेड डाली। और जब उसने रेड डाली तो वो सिविल ड्रेस में आए हुए थे सबके सब। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर था, तो मैंने उससे पूछा आप कौन? बोला कि मुझे नहीं जानते। मैंने कहा आप कोई तोप हो? मैंने कोई गलत काम किया है जो आप ऐसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? आपको किसने राइट दिया है? तो वो बेचारा मतलब जब मेरे को ले गया अपने थाने, वहां पे फिर मेरे को बैठाया, अपना आया वर्दी में, तो मुझसे बोलता अब मुझे पहचाने। मैंने कहा तो वर्दी में आना चाहिए था ना आपको, आप ऐसे कैसे आ सकते हो सिविल ड्रेस में? और जब मैंने आपसे पूछा तो आपको बताना चाहिए कि आप कौन हैं कौन नहीं है। मेरी थोड़ा ना कोई दिक्कत है, कोई भी सिविलियन आके मुझसे कहेगा कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और फिर मैंने कोई अपराध थोड़ा ना किया है। तो वही चीज़ें होती हैं कि इसमें हम ये पूछ सकते हैं कि एसओ साहब कहाँ हैं, एसएचओ साहब कहाँ हैं, आप कौन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना। लेकिन उसमें क्या है, बाकी रिटों में जो 4 रिटें हैं, बंदी प्रतिच्छीकरण हो गई, प्रतिषेध हो गई, उत्प्रेषण हो गई, परमादेश हो गई, इसको केवल और केवल पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, इसको इच्छुक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो सभी रेट हैं ये पीड़ित और इच्छुक दोनों व्यक्तियों के लिए, तो नहीं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। बाकी आता है मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल मैं तो आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मार्शल लॉ अभी मैं बता दे रहा हूं, और जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाऊंगा तो वहां पे फिर से इसको रिकॉल कर दूंगा, ठीक है। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून। सैन्य कानून का मतलब उस क्षेत्र में सेना का कानून। जैसे जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपद्रव होता है, जैसे कई बार आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, आपने नॉर्थ ईस्ट के रीजन में सबसे ज्यादा बार लगा है, ठीक है, मार्शल लॉ। आपने देखा होगा कि जैसे नागालैंड का क्षेत्र है, वहां पे काफी ज्यादा वायलेंस की घटनाएं आती हैं, ठीक है, काफी ज्यादा वहां पे इंसर्जेंसी होती है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए ये क्या करता है, ये सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, केंद्र राज्य संबंध से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सरकार के साधारण एवं कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी व्यक्ति का अगर सेना ने मतलब मार्शल लॉ वायलेट किया है तो वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं हो सकता। ये कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। ये देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू होता है, ना कि संपूर्ण देश में। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, बल्कि अव्यक्त है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ के संदर्भ में बताइए। मार्शल लॉ सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकारों के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। मार्शल लॉ सरकार के साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है, जबकि यह सरकार व सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। बिल्कुल सही। मार्शल लॉ कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करने की कोशिश करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 आधारों पर ही लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू होता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में देश के कुछ हिस्सों में लागू होता है। मार्शल लॉ के लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए एक सुस्पष्ट एक विशेष व्यवस्था है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देना, इनमें से किन्हीं 2 बातों को देखेगा, आपके इंडेक्स याद होनी चाहिए। ये काम मेरा नहीं है, आपका काम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फंडामेंटल राइट की क्या इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इस पे ही आएगा अब की बार।
आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। मूल अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्ति की भौतिक व नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करना। मूल अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। मूल अधिकारों का उद्देश्य है देश में विधि के शासन की स्थापना करना। मूल अधिकारों का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना। भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल देना। सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करना। सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय की आधारशिला को बनाए रखना। व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि मूल अधिकारों का महत्व है उपयुक्त में से, तो आप बता देना सभी हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद नहीं रखना है। बाकी मैंने आपको इंडेक्स बता दी थी, आपको ये इंडेक्स याद रखनी है, ये ऊपर के दो नहीं याद रखने हैं। इन सबको आपको याद रखना है। कैसे याद करेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी से समझ में आई, मजा भी आ गया। तो मजा आ गया है तो जल्दी से एक बार क्विक एंड फास्ट रिविजन करा दें। चलो करा देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर रोने लगते हो ना। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर ये 15 मिनट वाला देख लेते हैं। अरे भाई आप लोग भी मतलब ऐसा मजाक करते हो जिसमें खुद ही मुझे हंसी आती है। ठीक है, तो देखो हमने आपको शुरू से क्या पढ़ाया। हमने आपको शुरू में पढ़ाया कि भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भारत में जो भी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन होता है वो बिना राज्य की सहमति के किया जा सकता है। संसद के पास पावर होती है, संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसका क्षेत्र का नाम बढ़ा या घटा सकती है। साथ ही ये जो काम करेगी वो साधारण बहुमत से होगा, वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है, जब वो किसी क्षेत्र को देगी तो उसे संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जाएगा। जैसे हमने 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश से रिलेटेड किया था। साथ ही हमने ये भी बताया कि जो क्षेत्रों का गठन है उसके संदर्भ में हमने राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग लाए थे, जो कि मूल रूप से तो हमारे यहाँ 14 राज्य थे, लेकिन हमने 1956 के अधिनियम के अंतर्गत 15वां राज्य गुजरात बनाया। फिर उसके बाद 16 से लेकर 29 राज्य तक चले गए थे, लेकिन 28 राज्य हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने राज्य के दर्जे से समाप्त करके उसे यूटीज में तब्दील कर दिया। और यूटीज में जब हमने उसे तब्दील कर दिया तो 2 यूटीज हमारी और एक्स्ट्रा हो गई, 7 से हमारी 9 हो गई। और जब 7 से 9 यूटीज हो गई तो हमने 2 यूटीज को आपस में फिर से मिला दिया, तो वर्तमान में 8 यूटीज और 28 स्टेट हो गए। इतनी बातें हमने आपको बता दी थी। जब इतनी बातें हमने आपको बता दी थी, फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आया था क्या, नागरिकता। नागरिकता को जब हम बता रहे थे तो हमने बताया था कि नागरिकता विदेशी और भारतीय दोनों अलग अलग नागरिक होते हैं। जो विदेशी नागरिक होते हैं उन्हें 15, 16, 19, 29, 30 नहीं प्राप्त होता है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट प्राप्त होते हैं। साथ ही उन्हें कुछ ऐसे राइट हैं जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया या कुछ और पद हो गए जो सार्वजनिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट पद हैं देश के लिए, वो उन्हें प्राप्त नहीं होते। लेकिन उन्हें मूल कर्तव्य की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि नागरिकों को मूल कर्तव्य की भी जरूरत होती है। इतनी बातें जब हमने पढ़ ली थी तो हमने ये भी बताया था कि दोनों के मध्य डिफरेंस क्या होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि जो नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजन है उसमें लगभग 8 बार संशोधन हो चुका है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने आपको ये भी बताया था कि नागरिकता के अर्जन से रिलेटेड 5 प्रोविजन है और समाप्ति से रिलेटेड 3 है। अर्जन में हमने आपको काफी सारे प्रोविजन बताए थे, जन्म से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, सारी चीजें आपको बता दी थी। उम्मीद है कि आपको वो सारी चीजें वंश वाली भी पता होंगी। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि नागरिकता संशोधन जो भी अधिनियम होता है वो साधारण विधेयक के अंतर्गत संशोधित किया जाता है और इसकी जो पावर होती है वो केवल और केवल संसद के पास होती है, राज्य विधानमंडलों के पास इसकी कोई पावर नहीं होती है। यानी कि नागरिकता से संबंधित जो भी राइट हैं वो किसके पास होते हैं, संसद के पास, और संसद इसे साधारण बहुमत से समाप्त या वो कर सकती है। दूसरी एक और बात जो हमने बताई थी, जो पहले पार्ट में हमने मिस कर दी, वो ये कि जो नामों में परिवर्तन किया जाएगा उससे रिलेटेड जो विधेयक होगा वो साधारण बहुमत से होगा, जैसा कि बांग्लादेश का नाम बांग्ला करने की बात आई थी। इतनी बातें बताने के बाद फिर अगला टॉपिक आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार वास्तव में संविधान के भाग 3 में है और नागरिकता संविधान के भाग 2 में है और संघ एवं उसका राज्य संविधान के भाग 1 में है। वो 1 से 4 आर्टिकल तक में है, ये 5 से 11 तक आर्टिकल में, ये 12 से आपका कितने आर्टिकल में, 35 तक आर्टिकल में है। ठीक है, मूल अधिकार की जब बात करते हैं तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए मैग्ना कार्टा के समान है, जो कि ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि मूल अधिकार केवल भारतीयों को नहीं प्राप्त हैं, ये विदेशियों को भी प्राप्त हैं। कौन कौन से प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29, 30 हैं जो ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी सबके सब विदेशियों को प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकार हैं हमारे पास, समता, स्वतंत्रता, शोषण, ये सारे अधिकार हैं। इनको आप ध्यान रखिए। इनके अंतर्गत जो जो इंडेक्स आती है उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे उपाधियों का अंत वास्तव में समानता का अधिकार की बात करता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में ये स्वतंत्रता के अधिकार बात करता है। जो प्राथमिक शिक्षा की बात आती है वो किस में आती है बताइए,
प्राथमिक शिक्षा आपकी जो बात आती है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात आती है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात आती है। ठीक है, आर्टिकल जब हमने इतना पढ़ लिया था, शोषण के विरुद्ध कारखानों की बात आई थी। ठीक है, ये सारी चीजें पता है। फिर हमने संवैधानिक उपचारों की बात की थी। संवैधानिक उपचारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको ये बताया था कि उच्चतम न्यायालय के पास इसका रिट जारी करने की पावर सीमित है, जबकि उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की पावर ज्यादा है। उच्चतम न्यायालय के पास जो ये पावर है ये प्रारंभिक अधिकारिता या अन्य अधिकारिता नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की अधिकारिता है। ठीक है, साथ ही हमने ये भी बताया था कि उच्चतम न्यायालय रिट को जारी करने से मना नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय मना भी कर सकता है। हमने ये भी आपको बताया था कि जो उच्च न्यायालय होता है वो अपने क्षेत्र तक और अपने राज्य तक सीमित रहता है, जबकि उच्चतम न्यायालय पूरे भारतवर्ष में किसी की भी रिट के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इतनी बातें जब हमने बता दी थी तो इसको बताने के बाद हमने फिर आपको मार्शल लॉ बताया। मार्शल लॉ के बारे में हमने बताया कि संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। हमने अस्पृश्यता के बारे में बताया था कि ना तो ये संविधान में वर्णित है, ना ही किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वर्णित है। हमने आपको ये भी बताया था विधि के समक्ष जो समता है वो वास्तव में नकारात्मक अभिव्यक्ति है, और जो विधियों का समान संरक्षण है वो सकारात्मक है। विधि के समक्ष जो समता है उसका सामान्य सा मतलब होता है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, और ये ब्रिटेन के संविधान से वर्णित है और डाइसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हमने जो आपको विधियों का समान संरक्षण बताया था वो वास्तव में अमेरिका के संविधान से है, जो कि सकारात्मक है, जिसमें विशेष परिस्थितियों पर लोगों को विशेष रूप से भेदभाव किया जा सकता है। इतनी बातें जब क्लियर हो गई थी तो हम आपको यहीं पे उच्च न्यायालय की बातें कर रहे थे। इसमें हमने आपको काफी सारे रिट बताई थी, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण था, परमादेश था, प्रतिषेध था, जिसमें उत्प्रेषण था, अधिकार परीक्षा था। हमने ये बताया था कि अधिकार परीक्षा जो है ये पीड़ित के साथ साथ इच्छुक व्यक्ति भी जारी कर सकता है, लेकिन बाकी जो 4 रिट हैं उनमें केवल पीड़ित ही जारी कर सकता है। हमने ये भी आपको बताया था जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो व्यक्ति और सार्वजनिक दोनों के लिए जारी की जा सकती है, बाकी जो है वो केवल व्यक्ति के लिए जारी नहीं की जा सकती। इतनी जब बातें बताई थी तो मार्शल लॉ की बात आई थी। मार्शल लॉ जो होता है वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए होता है, संविधान में कोई वर्णन नहीं होता है, केंद्र राज्य संबंध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस न्यायपालिका पे प्रभाव पड़ता है, और ये बस जो उस समय कानूनी व्यवस्था वहां ठप हो जाती है उसे पुनर्जीवित करने का प्रयत्न करता है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल ऐसा नहीं, वो क्षेत्र विशेष भी में हो भी सकता है और पूरे देश में हो सकता है। संविधान में इसका भलीभांति वर्णन किया गया है, ये केवल 3 आधारों पर ही लागू किया जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करता है। हो गया, कितनी फास्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक क्लास क्विक एंड फास्ट रिवीजन होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो उसे भी कवर कराएंगे। शायद हो सकता है संविधान संशोधन का भी टॉपिक आएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आएगी और इसके आर्टिकल आपको पसंद आएंगे, इसके एमसीक्यू आपको पसंद आएंगे। तो कल एमसीक्यू देने के लिए तैयार रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ एमसीक्यू अटेंड कर सकते हैं। इन्हीं क्लासेस से रिलेटेड कल सुबह आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं भेजा है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी फोटो हमारे पर्सनल अकाउंट पे भेज दें, वरना आपको इस संडे ट्रिक्स का जो पहला वीडियो है वो नहीं मिलेगा। फिर हमसे ये मत कहना कि आपका यूपीएससी का प्रीलिम 60+ क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी 60 डेज में 60+ कराने के लिए कृत संकल्पित है और हम करेंगे और करके रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।